मतलब आपने एक चीज एक यूनिट पढ़ ली तो बाकी सब भी वैसे ही होंगे। आप जानते हो चारकोल पाउडर होता है जिसको इन जनरल अपन कोयला बोल सकते हैं, वो सब एमोर्फस एलोट्रोप्स के अंदर आते हैं। आज की तारीख में सिलिकॉन्स का यूज हर जगह हो रहा है। लोगों ने सिंथेटिकली डायमंड से भी ज्यादा हार्ड सब्सटेंस बना दिए हैं। नेचर में मिलने वाला सबसे हार्डेस्ट ये होता है, डायमंड होता है। क्योंकि देखो बेटा, इसमें कोई भी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ोगे तो यहाँ पर कोई है ही नहीं जो मूव कर सके। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका रफ्तार नीट में। और पी ब्लॉक का आज हम अगला लेक्चर पढ़ने वाले हैं। बेटा पी ब्लॉक में हमने अब तक क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया है इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ ली है, प्रॉपर्टीज पढ़ ली है और 13th ग्रुप का स्ट्रक्चरल पार्ट भी कवर कर लिया है। आज इस तीसरे लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप 14 का, है ना, कार्बन फैमिली का स्ट्रक्चरल पार्ट हमारा फोकस रहेगा। मेनली हम कार्बन फैमिली का स्ट्रक्चरल पार्ट जो है वो कवर करने वाले हैं। चलिए फिर देख लेते हैं, आ जाइए। ये हमारा गोल रहेगा आज का। टुडेज गोल इज स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ ग्रुप 14। और स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ ग्रुप 14 में क्या क्या आता है वो जरा देख लेते हैं। देखिए बेटा, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ ग्रुप 14 की अगर बात करें तो सबसे पहले उसमें एलोट्रोप्स आते हैं कार्बन के। और ये कार्बन के कौन से एलोट्रोप हैं? क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स हैं। कौन से एलोट्रोप्स हैं? क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स हैं। एमोर्फस एलोट्रोप्स भी होते हैं। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है एक जैसी स्ट्रक्चर्स होना। मतलब आपने एक चीज एक यूनिट पढ़ ली तो बाकी सब भी वैसे ही होंगे। लगातार रिपीटेड हो, एक जैसा मैनर में सब कुछ स्ट्रक्चर्स बनी हुई हो बहुत सारे, लेकिन एक जैसे जमे हुए हो। एमोर्फस होता है रैंडमनेस। एमोर्फस का सीधा सीधा मतलब होता है रैंडमनेस। एक यूनिट ऐसी अलग अलग डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर हो तो उसको बोलते हैं एमोर्फस। अरेंजमेंट उनका जो है रैंडमली हो तो उसको बोला जाता है एमोर्फस बोला जाता है। एमोर्फस एलोट्रोप्स भी कार्बन के होते हैं। आप जानते हो चारकोल पाउडर होता है जिसको अपन इन जनरल अपन कोयला बोल सकते हैं, वो सब एमोर्फस एलोट्रोप्स के अंदर आते हैं। ये है क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डायमंड, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ग्रेफाइट और उसके बाद देन हम डिस्कस करेंगे फुलरीन के बारे में। उसके बाद हम आएंगे कार्बन की फैमिली में एक एलिमेंट होता है सिलिकॉन। और सिलिकॉन जो है वो ऑक्सीजन के साथ स्ट्रक्चर्स बनाता है। कुछ स्ट्रक्चर नेचुरली अकरिंग होते हैं जैसे सिलिकेट्स, है ना। सिलिकेट्स जो है वो नेचर में मिलते हैं, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं। उसके अलावा सिलिकॉन्स होते हैं जो लेबोरेटरी के अंदर बनाए जाते हैं, सिंथेटिक होते हैं। और आज की तारीख में सिलिकॉन्स का यूज हर जगह हो रहा है। चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्री में ले लो, चाहे वो मेडिसिनल जो एप्लीकेशंस होती है, बॉडी के अंदर ड्रग जो है वो जो किस तरह से इंसर्ट की जाती है। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि उसकी बॉडी के अंदर चिप इंसर्ट कर दी। वो चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती। तो इस तरह की खूब सारी चीजें हर जगह आपको सिलिकॉन आज की तारीख में मिलता है, हर जगह। चलिए, उसके बाद CO एंड CO2 के बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेंगे। जितना NCERT में दिया हुआ है, छोटा छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें से कुछ खास बातें मैं लिख के आया हूं, क्योंकि CO और CO2 पे एक आधी बार सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए इसके बारे में पढ़ना भी जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। और उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है डायमंड। सबसे पहले क्या आता है? डायमंड। ठीक है, तो डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, नेचर में मिलने वाला। लेकिन लोगों ने सिंथेटिकली डायमंड से भी ज्यादा हार्ड सब्सटेंस बना दिए हैं। नेचर में मिलने वाला सबसे हार्डेस्ट ये होता है बेटा, डायमंड होता है। डायमंड की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है कि डायमंड में लगातार कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। लगातार कोवेलेंट का मतलब है एक कार्बन यहां पे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, फिर ये जो कार्बन होंगे ये अगेन वापस से कितने कार्बन से जुड़े होंगे? 3 कार्बन से जुड़े होंगे, इस तरह से। और ये आगे जो है वो लगातार जो है वो चलते जा रहे हैं, आगे जो है वो लगातार चलते जा रहे हैं, इस तरह से चलता रहे। एक लार्ज नेटवर्क डेवलप हो रहा है, किसका? कोवेलेंट बॉन्ड का। लार्ज नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड करके जब इस तरह की जायंट स्ट्रक्चर बनती है, बड़ी स्ट्रक्चर बनती है, इसको बोला जाता है नेटवर्क सॉलिड। क्या बोला जाता है इसको? नेटवर्क सॉलिड। दूसरा, मान लीजिए ये कार्बन उसकी सरफेस है। ये क्या है? सरफेस है। सरफेस के नीचे कार्बन जो है वो 3 से जुड़ा हुआ है।
एक फ्री वैलेंसी कार्बन की ऊपर छूटी हुई है जिसकी अपन बात करेंगे। फिलहाल आप मुझे ये बताओ कि इसमें हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्योंकि हर एक कार्बन क्या बना रहा है बेटा, हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। हर एक कार्बन को आप देख लो 4 बॉन्ड बना रहा है। हर कार्बन इसका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो सबसे पहले लिखने वाली बात तो यह आ गई कि ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। नेचर में मिलने वाले सब्सटेंसेस में से हार्डेस्ट होता है। दूसरा, ये हार्ड होता है इस वजह से इसका यूज एब्रेसिव की तरह किया जाता है। कैन बी यूज्ड एज एब्रेसिव। एब्रेसिव नेचर का होता है, कैन बी यूज्ड एज एब्रेसिव। एब्रेसिव का मतलब होता है काटने वाला। एब्रेसिव का मतलब क्या होता है, काटने वाला। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, शार्पनिंग of tools, cutting of stones। ठीक है, इस तरह के यूजेस इसके निकल के आते हैं क्योंकि ये बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है। दूसरा, ये कोवेलेंट सॉलिड होता है जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड कहलाता है ये। क्या कहलाता है ये? नेटवर्क सॉलिड कहलाता है। नेटवर्क सॉलिड क्यों बोला? ड्यू लार्ज नेटवर्क of covalent bonds are present। इस वजह से इसको क्या बोल दिया बेटा? इसको बोल दिया नेटवर्क सॉलिड। लार्ज नेटवर्क होता है कोवेलेंट बॉन्ड का, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, इस तरह से लार्ज नेटवर्क है। क्या इसमें फिफ्थ पॉइंट लिख रहा हूं, ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होता है। समझा दूंगा अभी। इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो बेटा, इसमें कोई भी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ोगे तो यहां पर कोई है ही नहीं जो मूव कर सके। क्या यहां पर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है। पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? लोकलाइज्ड होते हैं। वो जो है अपनी जगह छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते, ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते बेटा। तो यहां पर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई चार्ज स्पीसीज नहीं है, मूव नहीं कर सकती, इसलिए ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होता है। रीजन लिख रहा हूं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। डीलोकलाइज्ड कौन सा इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, आपने पढ़ा है ना। पाई वाले इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस करते हैं, मूव करते हैं अपनी जगह से, है ना। तो यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होगा। थर्मली कंडक्टर होता है, अभी बता देता हूं किस तरह से, है ना। सिक्स्थ वाला पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं मैं। सिक्स्थ पॉइंट, थर्मली कंडक्टर होता है। थर्मल हीट का कंडक्शन बहुत आसानी से करेगा। एक चीज ध्यान रखना, हीट का कंडक्शन होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। हीट जो है वो बहुत आसानी से कंडक्ट कर जाएगी, बहुत आसानी से ट्रेवल करेगी जब बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि लोहे की एक छड़ को आयरन की एक रोड को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। रीजन, क्योंकि आयरन के बीच में वहां जो है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो वो गर्म होने में जो है क्या बोलते हैं, तुरंत ट्रेवल कर जाती है हीट। थर्मल मतलब हीट है। हीट का कंडक्शन वहां पर बहुत आसानी से हो जाएगा जहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे। थर्मल कंडक्टर के लिए लिख रहा हूं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं बेटा। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लगातार एक के बाद एक इस तरह से नेटवर्क फैल रहा है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स का। तो हीट का कंडक्शन जो डायमंड है वो बहुत अच्छे से करता है। उसके बाद 7 नंबर पे लिखना है हमको। 7 नंबर पर एक पॉइंट आता है कि ऑप्टिकली आइसोट्रोपिक वर्ड का मतलब होता है बेटा, एक प्रॉपर्टी को अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन से देखें तो भी उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आए, वो हर एक तरफ से एक जैसी दिखे। आप डायमंड को ऑप्टिकली आइसोट्रोपिक का मतलब है, आपने फिजिक्स में पढ़ा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा, फिजिक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, इसकी जो आरएफ वैल्यू होती है, डायमंड की जो आरएफ वैल्यू होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है, वो हर तरफ से एक जैसी होती है। इसलिए डायमंड को किधर से भी चमकाओ बराबर तरीके से चमकता है। आप ये नहीं कह सकते कि इधर से कम चमक रहा है उधर से ज्यादा चमक रहा है, नहीं। तो इसका जो ऑप्टिकली आइसोट्रोपिक नेचर होता है, रीजन है कि इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हर डायरेक्शन में एक जैसी होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हर डायरेक्शन में एक जैसी होती है। उसके बाद 8वां पॉइंट आता है मैकेनिकली एनआइसोट्रोपिक। अब यहां पर मैकेनिकल प्रॉपर्टी से मेरा मतलब है कि इसकी जो हार्डनेस होती है, डायमंड की जो हार्डनेस होती है बेटा, वो हर तरफ एक जैसी नहीं होती। डायमंड की जो हार्डनेस होती है वो हर तरफ एक जैसी नहीं होती। तो यहां पर एन आइसोट्रोपिक वर्ड का मतलब और आइसोट्रोपिक वर्ड का मतलब तो आपको समझ आ गया। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है किसी प्रॉपर्टी को जब हम डिफरेंट डायरेक्शन से स्टडी करें और हर डायरेक्शन में उसकी वैल्यू सेम आए तो वर्ड होता है आइसो। आइसो मतलब सेम होता है। अगर आपने एन आइसो बोल दिया तो फिर वो सेम नहीं है, डिफरेंट है। एन आइसोट्रोपिक का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब किसी प्रॉपर्टी को आपने एक डायरेक्शन में देखा वैल्यू अलग थी, दूसरी डायरेक्शन से उसी प्रॉपर्टी को चेक किया वहां पर वैल्यू अलग थी। हार्डनेस के केस में ऐसा होता है, इसलिए लिखा जाता है मैकेनिकली हार्डनेस ऑफ डायमंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेन्स। इसके अंदर ऐसे प्लेन्स भी होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, वहां से डायमंड को काटा जाता है। क्योंकि अगर ऐसा है कि डायमंड को कभी काटा ही नहीं जा सकता तो इसका मतलब है फिर तो डायमंड की हम जो शेप है, डिफरेंट शेप के डायमंड मिलते हैं, वो मिलते ही नहीं। तो जो डायमंड इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं उनको नॉलेज होता है, तो वो उस वाले प्लेन से ही डायमंड को कट करते हैं जहां पर सॉफ्ट प्लेन होता है। ऐसा नहीं कि हार्ड प्लेन पर आप जाके डायमंड को काटना स्टार्ट कर दोगे, वो कटेगा नहीं बेटा। ठीक है, जिस टूल से काट रहे हो इनफैक्ट वो कट जाएगा क्योंकि डायमंड उससे ज्यादा हार्ड होता है। तो डायमंड जो है उसकी हार्डनेस को देखा जाता है और उसकी डायमंड की हार्डनेस जो है वो डिफरेंट होती है, इसलिए बोला जाता है मैकेनिकली एन आइसोट्रोपिक। क्या बोला जाता है? इसलिए मैकेनिकली एन आइसोट्रोपिक। तो यहां पर क्या लिखोगे, इसके केस में क्या लिखोगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आरएफ वैल्यू ऑफ डायमंड is same in all direction। तो अब आपको आइसोट्रोपी का मतलब भी समझ आ गया और एन आइसोट्रोपी का मतलब भी समझ आ गया। आइसोट्रोपी किसको कहते हैं बेटा? जब एक प्रॉपर्टी सारी डायरेक्शन में एक जैसी वैल्यू दिखाए तो वर्ड यूज करते हैं आइसोट्रोपी। ठीक है, और एन आइसोट्रोपी क्या होता है? एन आइसोट्रोपी होता है जब प्रॉपर्टी या कोई कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो तो फिर हम उसको आइसोट्रोपी नहीं बोलेंगे, वो एक जैसा नहीं है, उसको बोला जाता है एन आइसोट्रोपी। कहीं पर लिख लेना, ये मैंने 2-4 बार तो बोल ही दिया है, यहां पर उनकी डेफिनेशन नहीं लिखी बट 4 बार बोल चुका हूं। तो अगर आप वाकई में बहुत ध्यान से मुझे सुन रहे हैं तो ऐसी चीजें भी नोट कर लिया करो, है ना। कॉपी के ऊपर खाली कॉलम होता है, वहां पे फटाफट से पेंसिल से लिख दिया कि अरे सर ये बता रहे थे आइसोट्रोपी एन आइसोट्रोपी। काम आने वाली बात है, क्योंकि अगर जब तक वर्ड्स से फैमिलियर नहीं होगे तो इनको याद करना ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, चीजें जब हमको याद होने लग जाती है, जब उनमें उन लाइन उन सेंटेंस में लिखे हुए वर्ड्स टर्म्स से हम फैमिलियर होना स्टार्ट हो जाते, तब हमारे लिए पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। अदरवाइज वो प्योरली रटने वाली सी बात हो जाती है कि हाँ ठीक है कुछ समझ तो आ नहीं रहा, बस खाली याद करें। आइसोट्रोपिक का मतलब नहीं पता, लेकिन पता है कि डायमंड जो है वो ऑप्टिकली आइसोट्रोपिक होता है, याद करके चले गए। ठीक है, मैं मानता हूं
कि सिंपल सी कैरेक्टरिस्टिक आ गई कि डायमंड इज ऑप्टिकली आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक, तो आप आंसर कर दोगे आइसोट्रोपिक। लेकिन वही बात है, फील नहीं आएगी। आइसोट्रोपिक का मतलब भी पता होना चाहिए, एनाइसोट्रोपिक का मतलब भी होना चाहिए। डायमंड की सरफेस जो है वो हमेशा कंटामिनेटेड होती है, जिसकी बात मैंने करी थी कि ये जो एक फ्री वैलेंसी होती है, फ्री वैलेंसी एट सरफेस, फ्री वैलेंसी पड़ी होती है एट सरफेस, जो क्या करता है कि हाइड्रोजन जैसी कुछ गैसेस के साथ रिएक्ट करके रखता है। इसलिए डायमंड की सरफेस जो है वो हमेशा कंटामिनेटेड होती है। इसका मतलब है डायमंड जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म नहीं होता, डायमंड जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म नहीं होता, डायमंड को हम प्योरेस्ट फॉर्म नहीं बोल सकते। ठीक है, अगले पे मैं लिख लेता हूं इसको। Due to presence of prevalency at surface, due to presence of prevalency, surface of diamond is contaminated. Surface of diamond is contaminated. That's why it is not the purest allotrope of carbon. ये कार्बन का प्योरेस्ट एलोट्रोप नहीं होता, क्योंकि इसकी जो फ्री वैलेंसी होती है उस फ्री वैलेंसी को हम बोलते हैं बेटा क्या, डैंगलिंग बॉन्ड। क्या बोलते हैं उस फ्री वैलेंसी को? इस फ्री वैलेंसी का एक नाम होता है, एंड दैट इज डैंगलिंग बॉन्ड। डैंगलिंग बॉन्ड। अब ये सर डैंगलिंग बॉन्ड क्या है? दुनिया में हर जगह डैंगलिंग बॉन्ड होते हैं। ठीक है, एक दीवार पर अगर आप पेंट कर रहे हो तो पेंट दीवार पर इसलिए चिपक रहा है क्योंकि उनके बीच में डैंगलिंग बॉन्ड है, दीवार पर फ्री वैलेंसीज पड़ी है। मार्कर से आप बोर्ड पर लिख रहे हो तो वो इंक इसलिए बोर्ड पर चिपक रही है क्योंकि वहां पर फ्री वैलेंसी है, डैंगलिंग बॉन्ड है। तो डैंगलिंग बॉन्ड का होना नॉर्मल है, डैंगलिंग बॉन्ड का नहीं होना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर तो नॉर्मल जैसा डैंगलिंग बॉन्ड हर जगह होते हैं दुनिया में वैसे ही है, फ्री वैलेंसीज पड़ी होती है सरफेस लेवल पर, है ना। हर सब्सटेंस के हर चीज पर फ्री वैलेंसी सरफेस लेवल पर पड़ी होती है, जिसके साथ जाके इंटरेक्शंस होते हैं। और है ना, हम सोचते हैं कि दीवार पर पेंट किया, पेंट इसलिए चिपका, है ना, हमने इंक लिखी तो वो गिर जानी चाहिए थे ना। तो फ्री वैलेंसी की वजह से वो इंटरेक्ट कर रही है इंक और मार्कर से, जो है हम जब लिख रहे हैं तो वो बोर्ड पर जो है हम आसानी से लिख पा रहे हैं। हर जगह होती है, लेकिन जहां नहीं होगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसको डैंगलिंग बॉन्ड बोला जाता है और इसको रिलेट किया जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डैंगलिंग बॉन्ड। कार्बन का प्योरेस्ट एलोट्रोप नहीं होता डायमंड। डायमंड जो है वो कार्बन का प्योरेस्ट एलोट्रोप नहीं होता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डैंगलिंग बॉन्ड, क्योंकि फ्री वैलेंसी को ही मैंने क्या लिख दिया बेटा, डैंगलिंग बॉन्ड लिख दिया। तो चाहे वो फ्री वैलेंसी की टर्म्स में पूछे, चाहे आपसे डैंगलिंग बॉन्ड की टर्म में पूछे, आप बता सकते हो कि डायमंड जो है वो क्या होगा, फ्री वैलेंसी की वजह से प्योरेस्ट फॉर्म तो नहीं होगा। चलिए, ये कुछ बातें थी डायमंड के बारे में। ये सारी बातें हमने कर ली। अब हम आते हैं हमारे अगले एलोट्रोप पर आते हैं। एक सेकंड रुकिएगा भाई। हाँ जी, और अगला एलोट्रोप है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में आप देखोगे तो हर एक कार्बन जो है वो क्या है, हर एक कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। आप देख लीजिए, किसी भी कार्बन को उसने 3 सिग्मा बनाए हैं। किसी भी कार्बन को आप जाके देखोगे तो उसने कितने सिग्मा बना रखे हैं। इस कार्बन को देखो, ये 1 सिग्मा, ये 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा और 1 पाई है। तो ऐसे हर एक कार्बन ने क्या कर रखे हैं, 3 सिग्मा और 1 पाई बनाया हुआ है। इसलिए इसमें सबसे पहले लिखना जरूरी क्या है, each carbon is sp2 hybridized। पहला पॉइंट,
पहला पॉइंट लिख दिया, हर एक कार्बन इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। दूसरा, ये शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, शीट लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक लेयर बना हुआ होता है इस तरह से, ये लेयर है, उसके नीचे ये दूसरी लेयर है, एक लेयर, दो लेयर, फिर तीन लेयर, इस तरह से डिफरेंट 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 लेयर्स होगी। लेयर्स के बीच में लेयर स्ट्रक्चर होता है, सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद सिंगल लेयर, एक बार एम्स में पूछ लिया था, सिंगल लेयर, हालांकि एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है इस वर्ड का, पर फिर भी बताता हूं, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट को कहा जाता है ग्रेफीन। क्या कहा जाता है, ग्रेफीन। सिंगल लेयर, एक लेयर को क्या बोलेंगे, ग्रेफीन बोलेंगे। तो इस तरह की खूब सारी ग्रेफिन्स आपस में जुड़ी होती है। इस तरह की खूब सारी ग्रेफिन्स जो है वो इस तरह से, ये एक लेयर, ये दो लेयर, ये तीन लेयर, इस तरह की लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। याद करो H3BO3 सॉलिड में ऐसा ही बताया था। लेयर्स के बीच में यहां पर भी, लेयर्स के बीच में यहां पर भी क्या होता है, वीक वंडरवॉल फोर्स होता है लेयर्स के बीच में। तो फिलहाल उससे पहले वहां पर मैं आऊंगा वापस कि उस वीक वंडरवॉल फोर्स के होने की वजह से क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले इसकी एक काम करते हैं, इसका इलेक्ट्रिकली चेक किया कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो निकल के आया इलेक्ट्रिकली कंडक्टर। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है ना, इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होता है। देखा गया कि इसमें कंडक्शन पॉसिबल है, इसमें कंडक्शन पॉसिबल है। और वो जो कंडक्शन होता है, वो जो कंडक्शन होता है वो एनआइसोट्रोपिक होता है। टाइप ऑफ कंडक्शन एनआइसोट्रोपिक। एनआइसोट्रोपिक तरीके से कंडक्शन होगा। दैट मींस हर डायरेक्शन में तो इसमें कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो कहां पॉसिबल है, तो अलोंग द सीट इसमें पॉसिबल है, एक सीट के अलोंग पॉसिबल है, एक शीट एक लेयर में पॉसिबल है ना, लेकिन लेयर्स के बीच में पॉसिबल नहीं है। तो कंडक्शन जो है, कंडक्शन की डायरेक्शन या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है, एक लेयर में हो सकती है, लेकिन लेयर के बीच में नहीं होगा। रीजन है, अभी बताऊंगा, सुनना। ये कंडक्शन करने वाले जिम्मेदार कौन है बेटा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन करेंगे। जो आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं क्या करेंगे, वो कंडक्शन करेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट के लिए वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, ये आपने पढ़ा था। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स दौड़ना स्टार्ट करेंगे, तो एक जगह छोड़ के जब दूसरी जगह जाएंगे तो आगे वाले कार्बन को एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और वैकेंट ऑर्बिटल वही कार्बन प्रोवाइड करा सकता है जो कार्बन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हो। जो कार्बन आपस में कहां से जुड़ा हो, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हो। जब आप इस कार्बन और इस कार्बन की बात करोगे तो मैंने यहां पर बीच में डॉटेड लाइंस दिखाई है। दैट मींस एक लेयर से दूसरी लेयर का रिलेशन कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं है, एक लेयर से दूसरी लेयर का रिलेशन कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। इस और इस लेयर के बीच में वीक वंडरवॉल फोर्स है, और वीक वंडरवॉल फोर्स का मतलब है ऑर्बिटल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन इस नीचे वाली शीट में नहीं आ सकता। इलेक्ट्रॉन शीट के अंदर घूम सकता है लेकिन शीटों के बीच में नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है टॉप टू बॉटम, इस मेरे हाथ को देख के बताओ, क्या इस लेयर से इस लेयर में कंडक्शन पॉसिबल है? ये लेयर इधर की तरफ कंडक्शन कर सकती है क्या, ऊपर से नीचे? नहीं हो सकता, लेकिन लेयर में कंडक्शन हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हर डायरेक्शन में एक जैसा नहीं है। दैट्स वाई हमने बोला टाइप ऑफ कंडक्शन इज एनआइसोट्रोपिक। और एनआइसोट्रोपिक का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हर तरफ जो एक जैसा नहीं हो उसको क्या बोला जाता है बेटा, एनआइसोट्रोपिक बोला जाता है। तो यहां पर सीधा सीधा हम लिख सकते हैं कि एनआइसोट्रोपिक का मतलब क्या हो गया, टाइप ऑफ कंडक्शन। एनआइसोट्रोपिक का मतलब हुआ कि कंडक्शन इज पॉसिबल along the layer, not between layers।
बिटवीन लेयर्स में ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिटवीन लेयर्स वाले ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है तो पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा कैसे? पाई इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है यहां पर। ये यहां से ये जो क्या है, वीक वंडरवॉल फोर्स है। क्या है बेटा? ये वीक वंडरवॉल फोर्स। वीक वंडरवॉल फोर्स होने की वजह से इसकी खूब सारी प्रॉपर्टीज अब निकल के आएगी। पहली प्रॉपर्टी हमने देख ली, पहली प्रॉपर्टी हमने देख ली। अब देखते हैं इसकी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज और वहां पर लिख देते हैं सीधा सीधा। एक प्रॉपर्टी ये है, यहां पे नंबर दे देता हूं बेटा मैं, 1, ये रहा 2, 3, 4, ठीक है। 4 में तो ये सारा कुछ आ ही गया कि कंडक्शन सिर्फ जो है वो अलोंग द लेयर पॉसिबल होगा, अक्रॉस द लेयर्स नहीं होगा, मतलब कि लेयर्स के बीच में नहीं होगा, है ना, परपेंडिकुलर टू लेयर नहीं होगा। ये इस प्लेन में है तो ऐसे ही जाएगा या इधर आएगा, लेयर में होगा लेकिन लेयर के बीच में नहीं होगा। रीजन, लेयर्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, वो जुड़े हुए हैं किससे? वीक वंडरवॉल फोर्स से जुड़े हुए हैं। और वीक वंडरवॉल फोर्स से जुड़े होने की वजह से और भी इसकी खूब सारी प्रॉपर्टीज निकल के आती है, वो लिख देते हैं। हम पहले लिखते हैं क्या, हमने 5वां पॉइंट लिख दिया, सॉफ्टर देन डायमंड, ठीक है। उसके बाद लिख दिया हमने 6 नंबर पर, कैन बी वर्क एज लुब्रिकेंट, ड्राई लुब्रिकेंट। उसके बाद हम लिख सकते हैं इसमें थर्मल कंडक्शन, हीट का कंडक्शन या थर्मल कंडक्शन एक ही बात है। थर्मल कंडक्शन की अगर बात करें तो वो ग्रेफाइट में ज्यादा होता है, सॉरी ग्रेफाइट में कम होता है डायमंड से, ग्रेफाइट में कम होता है डायमंड से। ये 3 जो पॉइंट लिखे हुए हैं आपके सामने ग्रेफाइट के, सॉफ्टर होता है, कैन बी वर्क एज ए ड्राई लुब्रिकेंट बिकॉज ये लेयर एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती है। जहां कहीं पे भी लेयर के बीच में वीक वंडरवॉल फोर्स होगा वो 2 लेयर एक दूसरे पर फिसल सकती है। हाई टेम्परेचर कंडीशन, जहां पर ऑयल जो है वो डिग्रेड हो जाता है, काम नहीं कर सकता ऑयल, वहां पर अच्छा लुब्रिकेंट माना जाता है, ग्रेफाइट को एज ए लुब्रिकेंट यूज किया जाता है ना। बहुत हाई टेम्परेचर कंडीशन पे ये ड्राई लुब्रिकेंट्स की तरह यूज करता है। उसके बाद थर्मल कंडक्शन जो है इसमें ग्रेफाइट में कम होता है और डायमंड में ज्यादा होता है। इन तीनों का रीजन सेम ही है बेटा, इन तीनों को मैंने इसीलिए एक साथ लिया है कि इन तीनों का रीजन अगर देखोगे, इन तीनों का रीजन अगर हम बात करेंगे इनकी, तो इनका रीजन यही है बेटा। रीजन क्या है इनका? रीजन है वीक वंडरवॉल फोर्स। इनका रीजन क्या है? वीक वंडरवॉल फोर्स, ये रीजन है इसका, वीक वंडरवॉल फोर्स बिटवीन लेयर्स। इन तीनों का रीजन एक साथ लिख दिया मैंने, बार बार नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना। ये थोड़े से नोट्स ऐसे बनाता हूं मैं, है ना, जो ध्यान से देखना थोड़ा सा, कि इन तीनों का रीजन अगर आपसे पूछे तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक वंडरवॉल फोर्स बिटवीन लेयर्स। अब थोड़ा समझ भी लेते हैं। देखो सॉफ्ट है, मैंने कहा था हार्ड कब होगा? जब उसमें लगातार बॉन्ड होंगे। ये सॉफ्ट इसलिए है क्योंकि यहां लेयर्स तो स्ट्रॉन्ग है, लेयर्स तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में वीक फोर्स है, तो इसलिए इसमें थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस आ जाती है ना, सॉफ्टनेस आ जाती है। उसके बाद कैन बी वर्क एज ए ड्राई लुब्रिकेंट। रीजन, 2 लेयर्स के बीच में वीक वंडरवॉल फोर्स है, वो एक दूसरे पर फिसल सकती है, ये लुब्रिकेशन का काम कर सकता है। तीसरा, थर्मल कंडक्शन भी ग्रेफाइट में देखो कम हो गया, ग्रेफाइट में कम हो गया। क्यों हो गया थर्मल कंडक्शन ग्रेफाइट में कम? क्यों हो गया? क्योंकि लेयर के अंदर तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेयर तो गर्म हो रही है, लेकिन लेयर से दूसरी लेयर के बीच में फोर्स वीक आ गया, और हीट के कंडक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहिए। हीट के कंडक्शन के लिए क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहिए। अब यहां पर एक लेयर में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, दूसरे लेयर में भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन लेयर के बीच में वीक बॉन्ड है, तो ये लेयर जब गर्म होगी तो इस वाली लेयर को अच्छे से गर्म नहीं कर पाएगी क्योंकि यहां पर वीक बॉन्ड है।
तो कहीं ना कहीं हीट का कंडक्शन जो है वो कम हो जाएगा। इस वजह से इन तीनों का रीजन यही है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक वैन डर वाल्स फोर्स बिटवीन लेयर्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक वैन डर वाल्स फोर्स बिटवीन लेयर्स। उसके बाद अगर इस कार्बन और इस कार्बन के डिस्टेंस की बात करें तो मान लीजिए ये कार्बन और कार्बन की डिस्टेंस x है और यहां कोवेलेंट कार्बन और कार्बन के बीच की डिस्टेंस अगर y है, तो आपको स्टार्टिंग में बताया था, पीरियोडिक टेबल में बताया था कि जो कोवेलेंट रेडियस होती है उससे लगभग दुगुना वैन डर वाल्स रेडियस होती है। तो ये कार्बन कार्बन की वैन डर वाल्स रेडियस हो गई ना फिर, क्योंकि ये दोनों कार्बन वैन डर वाल्स फोर्स से जुड़े हुए हैं। तो ये कार्बन और कार्बन की रेडियस ज्यादा होगी, तो बताओ लेंथ कौन सी ज्यादा हो जाएगी, कौन से वाले बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी, जो वीक है। और वीक कौन सा है बेटा, वीक वाला बॉन्ड जो है उसमें लेंथ ज्यादा आएगी, क्योंकि अट्रैक्शन कम है तो जाहिर सी बात है लेंथ ज्यादा आएगी। तो यहां पर x इज ग्रेटर देन वाई हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन वाई हो जाएगा, क्योंकि वैन डर वाल्स लेंथ है, वैन डर वाल्स फोर्स की बॉन्ड लेंथ है, तो इस वजह से वो क्या हो जाएगी, कम हो ज्यादा हो जाएगी वैन डर वाल्स वाली, और कोवेलेंट वाली नॉर्मल जितनी रहती उतनी हो जाएगी। ये सारा कुछ था ग्रेफाइट के बारे में। उसके बाद क्या ग्रेफाइट्स को हम डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या ग्रेफाइट को हम डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो सर ये क्या बोल रहे हो? तो हाँ भाई, हम ग्रेफाइट से डायमंड बना सकते हैं। यानी कि हमने लिया ग्रेफाइट और उससे हमने क्या बना लिया, उससे हमने बना लिया डायमंड, उससे हमने क्या बना लिया, डायमंड। इतना आसान नहीं है कि एक ग्रेफाइट लो और उससे डायमंड बना लो। अगर इतना आसान होता तो फिर तो आप भी यही बना लेते, आपको तो फॉर्मूला मिल जाता पैसा कमाने का। कह रहे अरे भैया आज तो फॉर्मूला हाथ में आ गया, अब हम पैसा कमाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास खूब सारी पेंसिल है जिसमें ग्रेफाइट है, सुबह तक हम डायमंड रेडी कर देंगे। क्यों पढ़ रहे हैं, डायमंड बनाते हैं, क्या करना है। तो ऐसा नहीं है बेटा, ग्रेफाइट को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और वेरी हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर, ठीक है, जो इंडस्ट्री में डेवलप किया जा सकता है, इंडस्ट्री में डेवलप किया जाता है। नेचुरली आप खुद सोचो, नेचर में भी ग्रेफाइट से ही तो डायमंड बन रहा है। अरे डायमंड है क्या, कार्बन ही तो है। डायमंड क्या है बेटा, कोयला ही तो है, ठीक है। डायमंड भी कोयला ही है एक तरह से, कार्बन है, ग्रेफाइट ही तो है, वैसा ही है डायमंड भी। लेकिन ग्रेफाइट जो है वो जमीन के अंदर बहुत सालों तक बहुत हाई टेम्परेचर पर और बहुत हाई प्रेशर पर दबा हुआ रहता है, तो अपने आप वो ग्रेफाइट कन्वर्ट होता है किसमें, डायमंड के अंदर। इसी तरह से तो डायमंड बनाया जाता है बेटा, मतलब बना जाता है, नेचर में बनता है इस तरह से। तो नेचर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्या किया, इंडस्ट्री में भी अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। बहुत 50 से 60 हजार एटीएम प्रेशर पर इसको रखा जाता है और उसके बाद ये क्या करता है, ये बन जाता है कैसे, डायमंड बन जाता है। मुझे ये देख के बताओ, क्या इसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर थी? लेयर्ड स्ट्रक्चर थी, इसका मतलब इसका वॉल्यूम तो ज्यादा होगा, क्योंकि अगर वीक वैन डर वाल्स फोर्स है तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है। अब आप हाई प्रेशर पर ले जा रहे हो, तो ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो कुछ नहीं कर रहे हो, कार्बन के एटम्स को बिल्कुल पास ला रहे हो, ठीक है। कार्बन जो जब पास आ जाएगा, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा, रोबस्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो उसी को हम बोल देंगे डायमंड, ठीक है। वो लेयर वेयर वाले सॉफ्टनेस सब खत्म हो जाएगी। तो खूब सारे टाइम पीरियड के बाद ये अपने आप क्या होता है, इसका वॉल्यूम जो है ये हाई वॉल्यूम है, ये जो इसका वॉल्यूम क्या है, लार्ज वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इसका वॉल्यूम घट जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है, ये कॉम्पैक्टनेस बढ़ जाता है। आप खुद सोचो ना, एक डायमंड में और एक ग्रेफाइट में फर्क क्या है? कोई एलिमेंट नहीं है, कोई दूसरा एटम नहीं है, तो कार्बन ही ना, उसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इनकी स्ट्रक्चर का फर्क है, कि यहां पर ये खुले कार्बन है, लेयर्स हैं, और यहां पर बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से लगातार सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो कुछ करना कुछ नहीं है, वॉल्यूम ही तो घटाना है, कॉम्पैक्टनेस बढ़ानी है। तो क्या किया, हाई प्रेशर दे दिया, हाई टेम्परेचर दे दिया, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर हम ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नेचर में भी ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर
ही बहुत सालों तक जब नीचे दबा हुआ होता है जमीन में, तो उतना हाई प्रेशर और टेम्परेचर उसको मिलता है। इसलिए नेचर में भी ये ग्रेफाइट ही कन्वर्ट होता है, किसमें? डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। उसके बाद थर्मोडाइनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप होता है। ये पॉइंट अलग से लिख रहा हूं। कितने पॉइंट हो गए थे भैया? पीछे पॉइंट हो गए थे 7, ये वाला है अपना 8वां पॉइंट, ये है 9 पॉइंट। थर्मोडाइनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन, क्योंकि इसकी जो फॉर्मेशन एंथैल्पी होती है उसको बोलते हैं बेटा डेल्टा एच एफ नोट। फॉर्मेशन एंथैल्पी कहलाते हैं इसको। क्या कहते हैं? फॉर्मेशन एंथैल्पी। फॉर्मेशन एंथैल्पी डेल्टा एच एफ के लिए, डेल्टा एच एफ की वैल्यू जो है वो डायमंड के लिए या ग्रेफाइट के लिए, ग्रेफाइट उसके बाद डायमंड और उसके बाद फुलरीन की बात करें तो इसकी तो होती है बेटा डेल्टा एच एफ 38, इसकी होती है 1.9 और इसकी होती है 0। अगर फॉर्मेशन एंथैल्पी की बात करें तो जिसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, मोर नियर टू नेगेटिव होगी, वो नेचर में उतना ही ज्यादा मिलेगा। ये चीजें आप आगे सीखोगे। फॉर्मेशन एंथैल्पी जब आप थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ लोगे, उसमें आपको सारी कुछ टर्म्स बताई जाएगी फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिलहाल देखिए, फॉर्मेशन एंथैल्पी ग्रेफाइट की 0 होती है, माइनस होती तो और ज्यादा मिलता। 0 है, ठीक है। आप इन 3 को कंपेयर किए, सबसे कम किसकी है? ग्रेफाइट की। नेचर में सबसे ज्यादा मिलेगा। नेचर में क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा मिलेगा। उसके बाद डायमंड की 1.9 होती है, थोड़ा मिलता है, बहुत कम मिलता है। और फुलरीन सीधा 1.9 से जंप कर गया 38। सोचो भी मत कि ये नेचर में मिलेगा, क्योंकि 38 पॉजिटिव में डेल्टा एचएफ होना, फॉर्मेशन एंथैल्पी का इतना पॉजिटिव होना, वो कभी भी नेचर में नहीं मिलेगा। तो फुलरीन इज कंप्लीटली सिंथेटिक एलोट्रोप। फुलरीन जो क्या होता है? कंप्लीटली सिंथेटिक एलोट्रोप होता है। हालांकि हम फुलरीन पढ़ेंगे तो बता दूंगा, अभी इससे अगला फुलरीन ही है, सिंथेटिक एलोट्रोप ऑफ कार्बन। अब रीजन क्या है? ड्यू टू वेरी हाई वैल्यू ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी। जितनी ज्यादा फॉर्मेशन एंथैल्पी होगी पॉजिटिव में, उसके मिलने के चांसेस उतने ही कम है। अब क्या होता है कि टर्म जो है वो माइनस, कई बार माइनस में बहुत ज्यादा होने को बोल दिया जाता है, फॉर्मेशन एंथैल्पी का ज्यादा होना। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि माइनस का मतलब, माइनस में वैल्यू ज्यादा बोल रहा है तो फिर फॉर्मेशन एंथैल्पी ज्यादा का मतलब है कि वो ज्यादा मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर प्लस को कंसीडर करते हुए, साइन को कंसीडर करते हुए बोला जाता है कि फॉर्मेशन एंथैल्पी ज्यादा, तो फिर इसकी कम, इसकी ज्यादा और इसकी सबसे ज्यादा, तो फिर हम बोलेंगे कि जिसकी ज्यादा होगी वो सबसे कम मिलेगा। ये मिलता ही नहीं, ये नेचर में मिलता ही नहीं, ये बनाया गया है। ये एक ऐसा एलोट्रोप है जो कार्बन का, जो बनाया गया है, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये हो गया थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप का रीजन क्या है? इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी 0 होती है, इसलिए थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप होता है। क्लियर है यहां तक? चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फुलरीन की। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और फुलरीन देख लेते हैं। लास्ट एलोट्रोप बचा है कार्बन का, फुलरीन। फुलरीन जो है बेटा प्योरली सिंथेटिक होता है, पहले ही बता देता हूं कि सिंथेटिक एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, अभी जस्ट बताए ही पहले। उसके अलावा इसमें भी हर एक कार्बन जो है इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये एरोमेटिक होता है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब होता है बेटा कि एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट यूनिट्स। डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल C60, उसके बाद C70 एंड अप टू C350।
मतलब कार्बन कार्बन कितने कार्बन का एक बन सकता है, 60 का बन सकता है, 70 बन सकता है, और ऐसे करके 350 तक कार्बन की यूनिट होगी। मतलब अगर 60 कार्बन को लिखें, C60 को देखें, ये सबसे कॉमन है C60 सबसे कॉमन है, मोस्ट कॉमन, ठीक है। इसको बकमिंस्टर, फुलरीन भी कहा जाता है, सॉकर बॉल भी बोला जाता है, और इसका नाम बकी बॉल भी होता है। इतने नाम होते हैं। इन जनरल ये सब C60 के लिए लिखा जाता है ना। मोस्ट कॉमन होता है इसलिए C60 मिलता है। तो बेसिकली क्या होता है बेटा कि C60 जो है, C60 C70 ये नंबर ऑफ कार्बन्स हैं। ये क्या है? नंबर ऑफ कार्बन्स हैं। और बेसिकली जब 60 कार्बन की ये एक यूनिट बन जाएगी तो उसके बाद अगले C60 से इसका कोई वास्ता नहीं होगा। 60 का एक यूनिट अलग, 60 का एक यूनिट अलग हो सकता हो, 60 का एक यूनिट, 70 का एक यूनिट, डिफरेंट कार्बन एटम्स के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की यूनिट्स हो सकती है, लेकिन इन यूनिट्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है। दैट मीन्स ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये 60 कार्बन आपस में कनेक्टेड है, बट इसके बाद ये एक यूनिट सेपरेट हो गई, फिर नई यूनिट स्टार्ट होगी। तो इस तरह से डिस्क्रीट यूनिट्स के रूप में रहता है, अलग अलग यूनिट्स बनी हुई होती है, ठीक है, डिफरेंट यूनिट्स के रूप में रहता है। इसलिए इसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्योंकि ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के रूप में है। 60 कार्बन का मॉलिक्यूल, 70 कार्बन का मॉलिक्यूल, और इस तरह से 350 तक के कार्बन के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मिल सकते हैं। तो ये डिफरेंट छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के रूप में हमको दिखता है। इस वजह से इसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये कार्बन और ये डायमंड और ग्रेफाइट की तरह लगातार नेटवर्क नहीं है, लगातार नेटवर्क नहीं है। 60 के बाद रुक गया, और 60 आपको पता है 60 बहुत कम नंबर होते हैं। एटम्स की अगर बात करो तो 60 बहुत कम नंबर होते हैं। तो ये छोटे छोटे यूनिट्स के रूप में होता है, मॉलिक्यूल्स के रूप में होता है। इस वजह से इसको मॉलिक्यूलर सॉलिड बोला जाता है। इसको नेटवर्क सॉलिड नहीं बोला जाता है, इसको नेटवर्क सॉलिड नहीं बोला जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये इसके अंदर हेक्सागन्स भी होते हैं और पेंटागन्स भी होते हैं। इट कंटेन्स हेक्सागन्स एंड पेंटागन्स। ये बीच में आपको पेंटागन दिख रहा है, ये हेक्सागन दिख रहा है, ये हेक्सागन है, ये हेक्सागन है, ये हेक्सागन है, और एक हेक्सागन। पेंटागन जो है वो नंबर ऑफ पेंटागन इज फिक्स्ड, नंबर ऑफ पेंटागन इज ऑलवेज कितने होंगे? 12 पेंटागन ही होंगे। चाहे वो C60 ले लो, C70 ले लो, कुछ भी ले लो, पेंटागन हमेशा 12 ही होंगे। पेंटागन का नंबर नहीं बदलेगा, चाहे वो कितने ही कार्बन की यूनिट क्यों ना हो, पेंटागन हमेशा 12 ही रहेंगे। हेक्सागन की अगर बात करें तो हेक्सागन होता है नंबर ऑफ हेक्सागन्स। क्या होता है नंबर ऑफ हेक्सागन? मतलब H अगर बोले तो वो क्या होगा? n/2 - 10, n/2 - 10 ये फॉर्मूला होता है। n/2 - 10 ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर n क्या होता है बेटा? n होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। तो 4C60 हेक्सागन इज इक्वल्स टू 60/2 - 10। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 30, कितना 20, कितना हो जाएगा ये? 20 हेक्सागन्स, 20 हेक्सागन्स। हमेशा हेक्सागन्स ज्यादा होंगे पेंटागन से। हमेशा क्या होगा? हेक्सागन्स ऑलवेज ज्यादा होंगे, हेक्सागन्स ज्यादा होंगे पेंटागन से, ठीक है। हेक्सागन्स हमेशा, हेक्सा मतलब 6 वाला हमेशा ज्यादा होगा नंबर में, इतना ध्यान रखना, गलती मत करना। पेंटा मतलब 5 कम है तो ये कम ही होंगे नंबर में, ये हमेशा कम होंगे। ऑलवेज 12 होंगे, ऑलवेज क्या होंगे? 12 होंगे। तो सबसे छोटी यूनिट हमारे पास C60 तो है बेटा। C60 में आपने देख लिया, देखो कितना आ रहा है? 20 हेक्सागन आ रहे हैं, और पेंटागन कितने आ जाएंगे? 12 पेंटागन आ जाएंगे, क्योंकि पेंटागन किसी का भी यूनिट ले लो, पेंटागन हमेशा 12 आएंगे। इसका फॉर्मूला भी होता है पेंटागन निकालने का, लेकिन क्या मतलब उस फॉर्मूले का जब रिजल्ट 12 ही आना है ना। आप डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन रखकर, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन रखकर भी रिजल्ट 12 ही निकालोगे तो ज्यादा बढ़िया है बेटा। आप ऐसे समझ लीजिए, विदाउट फॉर्मूला, आप फॉर्मूले की कोई यूज नहीं है। रीजन? क्योंकि पेंटागन होता ही 12 है।
फॉर्मूला लगाओगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज भी होंगे, लेकिन रिजल्ट सबका 12 ही आएगा। तो छोड़ दीजिए उस बात को कि क्या मतलब है नहीं। दूसरा, एक पेंटागन हेक्सागन से सराउंड होता है। ये देखिए, ये पेंटागन है। पेंटागन कहां से सराउंडेड रहता है? हेक्सागन से सराउंडेड रहता है। जबकि एक हेक्सागन की बात करें तो ये पेंटागन और हेक्सागन दोनों से सराउंड होता है। मतलब अगर इस हेक्सागन को सोचोगे तो इसके चारों, इसके पेंटागन भी है पास में और हेक्सागन भी है। तो ऐसा भी स्टेटमेंट बन सकता है कि हेक्सागन्स जो हैं वो पेंटागन और हेक्सागन दोनों से सराउंडेड होते हैं, जबकि पेंटागन जो है वो हेक्सागन से ही सराउंड होगा सिर्फ। ये बात थी किसके? फुलरीन के बारे में। एक चीज और देख लेते हैं फुलरीन के बारे में, और वो है क्या? फुलरीन के बारे में एक चीज देख लेते हैं कि क्योंकि ये सिंथेटिक एलोट्रोप है और इसको लेबोरेटरी के अंदर बनाया जाता है, तो कैसे बनता है? तो बेटा इधर लिया जाता है ग्रेफाइट, इधर लिया जाता है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट को इनर्ट मीडियम में, इनर्ट मीडियम में ग्रेफाइट को इनर्ट मीडियम में लिया जाता है और इलेक्ट्रिक आर्क दिया जाता है। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ब्लैक सूटी मटेरियल, पाउडर, और इसी को बोलते हैं क्या हम? फुलरीन। होता क्या है, एक वैक्यूम ट्यूब ली जाती है, एक वैक्यूम ट्यूब ली जाती है, उसके अंदर ग्रेफाइट रखा जाता है, मीडियम को इनर्ट बनाया जाता है, क्योंकि अगर वहां पर ऑक्सीजन हुआ तो ग्रेफाइट जो है कार्बन है, तो वो हो सकता है CO और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है, लेकिन हमको ये सब बनाना नहीं है। हमको क्या करना है? ग्रेफाइट को इनर्ट मीडियम में लेना है, वैक्यूम में लेना है, और उसके ऊपर बिजली गिरा देनी है, एक इलेक्ट्रिक आर्क डाल देना है बहुत हाई टेम्परेचर पर एकदम से। तो ग्रेफाइट जो है बिल्कुल से एक ब्लैक सूटी पाउडर में, ब्लैक सूटी पाउडर में करंट हो जाता तुरंत। उस वैक्यूम ट्यूब को अचानक से आपको लगता है कि वो ट्रांसपेरेंट जो वैक्यूम ट्यूब थी, वो पूरा उसकी दीवारों पर काला काला एक पाउडर जमा हो जाता है। और वो जो काला काला पाउडर होता है बेटा, वो ब्लैक सूटी मटेरियल कौन सा होता है? पाउडर जो होता है वो होता है फुलरीन, जिसके अंदर अलग अलग डिस्क्रीट यूनिट्स होती है। C60, C70 से लेकर C350 तक की यूनिट्स जो हैं उस ब्लैक सूटी मटेरियल के अंदर मिलती है। तो इस तरह से ये लेबोरेटरी के अंदर बनाया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ, अगर फुलरीन की बात करें तो, क्योंकि सिंथेटिक है तो इसके बारे में लिखना जरूरी है कि ये कैसे बनता है। ठीक है भाई, चलें आगे। अब हमारे पास आता है क्या? सिलिकेट। अगर हमारे पास क्या आएगा? सिलिकेट आएगा। सिलिकेट जो है वो कंपाउंड ऑफ naturally existing compounds of Si and O। सिलिकॉन और ऑक्सीजन के नेचुरली एग्जिस्टिंग कंपाउंड होते हैं, सिलिकेट्स होते हैं। बहुत सारे सिलिकेट्स होते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल जो जेम स्टोन आप पढ़ते हो है ना, माणिक, मोती, माणिक, पन्ना, पुखराज, इस तरह के नाम सुने होंगे ना, एमरल्ड, रूबी, ये जो आपने जेम स्टोन्स के नाम सुने हैं, ये सारे जेम स्टोन सिलिकेट होते हैं। सारे जेम स्टोन सिलिकेट होते हैं। इस तरह से बहुत सारे सिलिकेट्स जो हैं वो क्या है कि अर्थ के अंदर दबे हुए हैं। अर्थ में माइनिंग से जब हम देखते हैं तो माइनिंग के जरिए इनको पता चलता है। तो ये हार्ड सब्सटेंस होते हैं, नेचर में मिलने वाले एक तरह से मिनरल्स कह सकते हो, नेचुरली एग्जिस्टिंग मिनरल्स कह सकते हो, इनको नेचुरली एग्जिस्टिंग मिनरल्स कह सकते हो। एग्जिस्टिंग कंपाउंड होते हैं Si एंड O के। Si जो है, Si की साइज ज्यादा है, Si की साइज ज्यादा है, इस वजह से सिलिकॉन जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। तो अगला पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ सिलिकॉन, इट कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। ठीक है,
ये पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। तो कार्बन जो है वो तो ऑक्सीजन के साथ बेटा ऐसे बॉन्ड बना लेता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ ऐसे बॉन्ड बना लेता है, उस स्ट्रक्चर को हम CO2 बोलते हैं। ये वाला तो सही है क्योंकि कार्बन की साइज क्या है, स्मॉल है, तो कार्बन पाई बॉन्ड बना सकता है। लेकिन क्या हम SiO2 की स्ट्रक्चर भी ऐसे ही प्रिडिक्ट कर ले? क्या हम SiO2 की स्ट्रक्चर को भी ऐसा ही प्रिडिक्ट कर ले? क्योंकि कार्बन के नीचे ही तो आता है बेटा सिलिकॉन। कार्बन किसके नीचे आता है? सिलिकॉन के कार्बन के नीचे कौन आता है? सॉरी, सिलिकॉन किसके नीचे आता है? कार्बन के नीचे आता है। तो ये भी तो ऐसा बन जाना चाहिए था, लेकिन ये स्ट्रक्चर नहीं बन पाता। कारण क्या है? कारण है कि सिलिकॉन की लार्ज साइज की वजह से ये पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि अगर साइज ज्यादा है तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। क्योंकि पाई बॉन्ड बनता है बेटा किससे? पाई बॉन्ड बनता है कोलेटरल ओवरलैपिंग से, और कोलेटरल ओवरलैपिंग के लिए डिस्टेंस का कम होना जरूरी है, तब ये ओवरलैप कर पाएंगे, अदरवाइज ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। तो ये कोलेटरल ओवरलैपिंग कर नहीं पाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो पाई बॉन्ड बना नहीं पाएगा। तो फिर ये क्या करता है? ये एक नई तरह से जो है बॉन्डिंग करता है SiO2। तो ये क्या करेगा? Si जो है वो अपने 4 सिग्मा बॉन्ड बना देगा। Si क्या बोलेगा कि मैं 4 बॉन्ड ऐसे नहीं बना सकता, 2 इधर 2 इधर, 4 ऐसे नहीं बना सकता, तो मैं अपनी 4 वैलेंसी इस तरह से छोड़ दूंगा। ऑक्सीजन के साथ क्या बनाऊंगा? सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाऊंगा। तो आपने पढ़ा होगा जब भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होगा तो यहां पर चार्ज क्या आएगा बेटा? माइनस आएगा। क्या आएगा? यहां पर चार्ज माइनस आएगा। यहां पर सिलिकॉन क्या है? यहां पर सिलिकॉन क्या है? कौन सा हाइब्रिडाइज होगा? sp3 हाइब्रिडाइज होगा, टेट्राहेड्रल होगा। क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। और इसको क्या बोलेंगे बेटा? SiO4। कितने ऑक्सीजन है? 4 हैं, और इस पर कितना चार है? -4 इस पर चार्ज है। ये बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट होती है। ये क्या होता है? बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट ऑफ सिलिकेट। ये बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट होती है सिलिकेट की। तो ये लार्ज साइज की वजह से वैसे बॉन्ड नहीं बना पाता, लेकिन ये इस तरह से बॉन्डिंग करना स्टार्ट कर देता है। अब इसने अपने 4 जगह पर जो है ओपन छोड़ दिया। अब डिपेंड करता है कि अगर ये किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा, अगर ये किसी के साथ भी ऑक्सीजन शेयर नहीं कर रहा, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी। फॉर एग्जाम्पल इसको बोलते हैं बेटा क्या? बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट को बोलते हैं ऑर्थोसिलिकेट। यहां पर मैं लिख रहा हूं टाइप्स ऑफ सिलिकेट, टाइप्स ऑफ सिलिकेट, टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स। टाइप्स ऑफ सिलिकेट में क्या होगा? पहला होगा बेटा ऑर्थो, उसके बाद होगा पायरो, उसके बाद होगा क्या? उसके बाद होगा चेन, और उसके बाद होगा 2D, और उसके बाद होगा 3D सिलिकेट। अब आप देखते जाना कि ऑर्थो सिलिकेट का मतलब होता है जब एक भी ऑक्सीजन शेयर नहीं करे। ये बिल्कुल जो बेसिक यूनिट दिख रही है इसको बोला जाता है बेटा ऑर्थो सिलिकेट। इसको क्या बोला जाता है? ऑर्थो सिलिकेट। तो यहां पर लिख देते हैं टाइप ऑफ सिलिकेट किस पर बेस्ड होता है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन पर हम देखेंगे ऑर्थो में कितना ऑक्सीजन शेयर होता है? 0। इसमें कितना होगा? 1। इसमें कितने होंगे? चेन में कितने होंगे? 2। 2D में कितने होंगे? 3। और 3D में जब 4, कितने हैं टोटल? 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। तो ये जो ऑन द बेसिस ऑफ क्या है? नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन एटम्स। जब नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन एटम जो है वो 0 होंगे, नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन एटम जो है वो 0 होंगे तो होगा ऑर्थो, 1 होगा तो पायरो, 2 होंगे तो चेन, 2D होगा तो 2D शीट बोल दो तो उसको क्या बोलेंगे? 3। और जब चारों के चारों ऑक्सीजन शेयरिंग में चले जाएंगे तो उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे 3D सिलिकेट। उसको क्या बोल देंगे हम? 3D सिलिकेट। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो मुझे बताओ ये किस तरह का हो गया? ये ऑर्थो हो गया, ऑर्थो सिलिकेट। क्यों हो गया भैया? क्योंकि यहां पर चारों के चारों ऑक्सीजन में से कोई भी शेयरिंग में नहीं गया। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ऑर्थो का एग्जांपल क्या हो सकता है बेटा? ऑर्थो का एग्जांपल क्या हो सकता है? ZrSiO4। क्या बोल सकते हैं इसको? ZrSiO4। ये क्या है? ये आप खुद सोचो। ये है बेटा जिरकोनियम। ये क्या है? जिरकोनियम +4 है, और SiO4 4- जो है वो ये रहा। तो ये कौन सा सिलिकेट है? ऑर्थो सिलिकेट है। कैसा सिलिकेट है? ऑर्थो सिलिकेट है। तो सर हम कैसे पहचानेंगे? तो बेटा सिलिकॉन और ऑक्सीजन का रेशियो देखना है। अगर 1:4 रेशियो है,
अगर 1:4 रेशियो है, ये 1 है, ये 4 है, जब कभी भी 1:4 रेशियो दिख जाए तो उसको बोल देना ऑर्थोसिलिकेट। जब कभी भी 1:4 का रेशियो दिख जाए तो उसको क्या बोल देंगे हम? ऑर्थोसिलिकेट। ठीक है भाई, यहां तक की बात समझ में आई। चलिए अब आगे देखते हैं इसका टेट्राहेड्रल को हम 2D में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि हमारे लिए और भी खूब सारी जो है स्ट्रक्चर, जो बड़ी स्ट्रक्चर्स बनेगी आगे, उसके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए। हाँ जी, आपने ऑर्थोसिलिकेट तो पढ़ लिया। अब क्या है कि मान लीजिए ऑर्थो तो क्या है बेटा कि जो बिल्कुल बेसिक यूनिट है, तो इसको तो क्या टेट्राहेड्रल ड्रॉ करना बहुत आसान होता है, इसको 3D के अंदर ड्रॉ करना बहुत आसान होता है। लेकिन आगे जब नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड होते जाएंगे, फॉर एग्जांपल जैसे 1 शेयर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो फिर ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। फिर इस तरह से हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स नहीं बना पाएंगे। यानी कि इससे 1 यूनिट जोड़ दो, 2 जोड़ दो, 3 जोड़ दो, जब आपस में इस तरह की यूनिट्स आपस में जुड़ जाएंगी तो वो हमारे लिए हो जाती है कॉम्प्लिकेटेड। तो हम क्या करेंगे, उसको 2D के अंदर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इस वाली यूनिट को मैं आपको सिखाता हूं कि 2D के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जरा देखो, इस सिलिकॉन को यहां सेंटर में मान लो। इस सिलिकॉन को कहां मान लोगे? सेंटर में। एक सेकेंड, एक पेन की और जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, इस वाले सिलिकॉन को हम सेंटर में मान लेते हैं, मान लीजिए। ठीक है, ये यहां पे सेंटर में क्या है आपका? सिलिकॉन है। ठीक है, एक पेन और नहीं है भाई, अज्यूम कर लो। यहां पे एक सेंटर में, यहां पर क्या है? यहां पर सिलिकॉन है। नीचे ये रहा एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन और ये तीसरा ऑक्सीजन। ठीक है भाई, ऊपर एक ऑक्सीजन और लगा हुआ है। अज्यूम कर लो ऊपर एक ऑक्सीजन और लगा हुआ है, यानी कि यहां पर एक पेन और अज्यूम कर लो आप, एक पेन और मान लो यहां पर कि एक पेन है। यहां पे मान लीजिए ये ले लिया मैंने, रिमोट ले लिया, ये भी एक ऑक्सीजन है। इस तरह से ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गई। अब क्या होगा, मैं इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को जाके ऐसे रख दूंगा, ऐसे। तो देखो यहां पे 3 डॉट बनेंगे। ठीक है, यहां पे क्या बनेंगे? 3 डॉट बनेंगे इस तरह से आपके सामने। ये 3 डॉट बन गए। ये तीनों डॉट जहां टकरा रहे हैं, ये पेन जहां टकरा रहे हैं, वो क्या है? तीनों ऑक्सीजन है। ये पेन जहां टकरा रहे हैं वो क्या है? तीनों ऑक्सीजन है। और सिलिकॉन आपको कहां दिख रहा है? यहां पर बीच में, यानी कि ये आपका सिलिकॉन है। ये आपका कौन सा एटम है? सिलिकॉन एटम है। और इसी से बाहर, सिलिकॉन से बाहर, इसी बोर्ड की तरफ, आपकी तरफ आता हुआ क्या है? एक ऑक्सीजन है फ्रंट वाला, जो कि आपको 2D के अंदर बाहर आता हुआ तो नहीं दिखेगा, लेकिन मैं बीच में इसको ऐसे जरूर बना सकता हूं। तो बीच वाला ऑक्सीजन और सिलिकॉन एक साथ है, तो अपन ने यहां पर बना दिया। दूसरा एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां और एक ऑक्सीजन यहां। इस तरह से हम लिख सकते हैं, एक ऑक्सीजन इस जगह पे, एक ऑक्सीजन इस जगह पे, एक यहां पे और एक यहां पे। उसी 3D स्ट्रक्चर को हमने क्या कर दिया बेटा? 2D रिप्रेजेंटेशन में ले आए। जैसा कि यहां दिखा रखा है, 2D रिप्रेजेंटेशन में लेके आए, जैसा कि यहां दिखा रखा है। यहां देखिए, ये सिलिकॉन एक, जिसको हमने यहां पे एक ग्रीन डॉट मान लिया। क्या मान लिया? इसको हमने एक ग्रीन डॉट मान लिया। ये सिलिकॉन है ग्रीन डॉट वाला। उस सिलिकॉन से सीधा बाहर आता हुआ जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल आपको सेंटर में दिख रहा है। और ये जो ऑक्सीजन है ये टर्मिनल्स वाले हैं। हर एक ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, तो आपने भी 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस और एक बीच वाले ऑक्सीजन पर भी माइनस लगा दिया। ये उसका 2D रिप्रेजेंटेशन हो गया। फिर आपने क्या देखा कि ये जो बना है ये तो ऑर्थो हो गया ना बेटा। ये क्या हो गया? ये तो ऑर्थो है, तो ये ऑर्थो का 2D रिप्रेजेंटेशन है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब अब हम चलते हैं पायरोसिलिकेट की तरफ। जब हम बढ़ेंगे पायरोसिलिकेट की तरफ, तो हम अभी तक ऑर्थो में कोई भी ऑक्सीजन शेयरिंग में नहीं गया था। अब कितना जा चुका है? 1 ऑक्सीजन एटम ऑफ 1 ऑक्सीजन ऑफ बेसिक टेट्राहेड्रल इज शेयर्ड। बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट, इसको क्या बोलते हैं? बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट। इसका एक ऑक्सीजन हम शेयरिंग में डाल देंगे, और जो ऑक्सीजन शेयरिंग में जाएगा वो 2 बॉन्ड बना लेगा। जो ऑक्सीजन शेयरिंग में जाएगा वो क्या बना लेगा? 2 बॉन्ड बना लेगा। तो जैसे कि यहां पर एक यूनिट आपने ये वाली ले ली और दूसरी यूनिट आपने ये वाली ले ली। ये जो आपको ग्रीन डॉट में यहां पर बना रहा हूं, ये क्या है? सिलिकॉन है। ग्रीन डॉट क्या हो गए? आपके सिलिकॉन हो गए। तो अगर मैं आपसे काउंट करने को बोलूं, तो इस पायरो के अंदर कितने सिलिकॉन है? इसके अंदर सिलिकॉन है SI कितने हो गए? 2। एक ये वाला, एक ये वाला। 2 यूनिट किस तरह से जुड़ेगी? 2 यूनिट जुड़ जाएगी एक ऑक्सीजन एटम को शेयर करके। अब जरा देखना,
आपने पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना लेता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता। केमिकल बॉन्डिंग के शुरू में ही बता दिया था। सिंगल ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है, माइनस लिखा हुआ है देखो। तो कौन सा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होगा बेटा? ये वाला सिंगल बॉन्डेड होगा, माइनस। ये वाला सिंगल बॉन्डेड होगा, माइनस। क्या ये वाला बीच वाला भी सिंगल बॉन्डेड होगा? माइनस। ये कॉर्नर वाला भी सिंगल बॉन्डेड होगा, माइनस। ये वाला भी सिंगल बॉन्डेड होगा, माइनस। और ये बीच वाला भी सिंगल बॉन्डेड होगा, माइनस। लेकिन ये जो बीच में ऑक्सीजन दिख रहा है, बीच में जो ऑक्सीजन दिख रहा है, ये तो डबल बॉन्डेड हो गया। ये इधर वाले और इधर वाले दोनों यूनिट से जुड़ा हुआ है। ये डबल बॉन्ड हो गया, इसका मतलब इस ऑक्सीजन पर चार्ज गायब। इस ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा? चार्ज जो है वो गायब हो जाएगा। दूसरा अगर इस यूनिट के लिए इस ऑक्सीजन को देखोगे तो आधा काउंट करेंगे। अगर इस सिलिकॉन के रेस्पेक्ट में हम इसको कितना काउंट करेंगे? आधा, क्योंकि आधा उसका है, शेयरिंग में चला गया। और उस सिलिकॉन के लिए रेस्पेक्ट में भी हम इसको कितना काउंट करेंगे? आधा। तो इसके रेस्पेक्ट में आधा ऑक्सीजन है और इसके रेस्पेक्ट में आधा ऑक्सीजन है। तो कुल मिला के बीच वाले को टोटल ही कितना काउंट करना है? एक काउंट करना है। बीच वाले को टोटल कितना काउंट करना है? एक काउंट करना है। तो अब जरा ऑक्सीजन काउंट करके देखते हैं जरा। आओ, 1 2 3 4, ठीक है, 2 1 2 3 4, और ये बीच वाला 5, इधर वाला भी बीच वाला 6, और ये 1 जिसको हमने आधा आधा करके काउंट किया हुआ है, तो पूरा 1 तो हो ही गया। तो कितना हो जाएगा? Si2O7 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? Si2O7 हो जाएगा। उसके बाद चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज कितना दिख रहा है आपको? 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, 4 माइनस, 5 माइनस, 6 माइनस। यहां पर माइनस नहीं है क्योंकि ये ऑक्सीजन शेयरिंग में जा चुका है, तो इस पे चार्ज आएगा -6। आपसे पूछा जाए कि पायरोसिलिकेट की यूनिट क्या होगी, पायरोसिलिकेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो बेटा पायरोसिलिकेट का फॉर्मूला होता है Si2O7 -6। क्या बोलते हैं उसको? Si2O7 -6। क्या यहां पे सिलिकॉन और ऑक्सीजन का रेशियो आपके सामने निकल के आ गया है? देखो क्या रेशियो है यहां पे। क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या लिख दो? क्या 2:7 लिख सकता हूं? ये 2 है, ये 7 है। क्या 2:7 को मैं 1:3.5 लिख सकता हूं? भाई मैंने पहले से लिखा हुआ है, मैंने पहले से लिखा हुआ है। ये कहानी है पायरोसिलिकेट की। उसके बाद आता है चेन सिलिकेट। चेन सिलिकेट के अंदर अभी तक आपने कितने ऑक्सीजन शेयरिंग में डाल दिए बेटा? आपने डाल दिए 2 शेयरिंग में, ठीक है। अब आपको डालने हैं क्या? अब मान लीजिए, अब आप क्या लिखोगे? 2 ऑक्सीजन ऑफ बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट आर शेयर्ड। अब आपको 2 शेयरिंग में डालने हैं। तो जैसे सबसे पहले अपना काम है सिलिकॉन बना लो। यहां पे एक सिलिकॉन, ये सिलिकॉन। वैसे ये बाद में क्या होता है कि प्रैक्टिस के बाद कुछ भी नहीं बनाया जाता। इसका मतलब ही यही होता है कि बीच में एक सिलिकॉन है, ठीक है। तो ये डॉट वगैरह हो सकता है आपको बुक्स में नहीं दिखेंगे, डायरेक्ट इस तरह के ट्रायंगल से दिखेंगे। तो आपको समझ जाना है कि ट्रायंगल्स है तो बीच में सिलिकॉन है ही है। लेकिन मैं आपकी सहूलियत के लिए फिर भी बना लेता हूं। ना ही कॉर्नर के ऑक्सीजन बनाए जाएंगे। देखो ये चेन जो है ये चलती जा रही है। चेन क्या है? चलती जा रही है। आप कोई भी एक यूनिट उठा लो, कोई भी एक यूनिट उठा लो, ये वाली यूनिट उठा लो, बीच वाली, ठीक है, बीच वाली यूनिट उठा लो। देखो जरा, इसका ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन शेयरिंग में है, ये वाला ऑक्सीजन शेयरिंग में नहीं है। कौन सा ऑक्सीजन शेयरिंग में है? 1 2, और बीच वाला भी शेयरिंग में नहीं है। तो जो 2 ऑक्सीजन शेयरिंग में है वही हम बोल रहे हैं कि 2 ऑक्सीजन, एक यूनिट के 2 ऑक्सीजन शेयरिंग में चले जाएंगे, उसको बोलेंगे हम चेन सिलिकेट। जरा देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा। हम बेसिक फॉर्मूला बना लेते हैं। यहां पे सिलिकॉन लिख देते हैं कितना? 1। सिलिकॉन कितना लिख देते हैं हम? 1, ठीक है भाई। उसके बाद यहां पर ऑक्सीजन गिन लेना। किस पर माइनस आएगा? क्या बीच वाले पर माइनस होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वो शेयरिंग में नहीं है। क्या ये एक नीचे वाले पर माइनस होगा? बिल्कुल होगा, वो भी शेयरिंग में नहीं है। लेकिन इन दोनों पे माइनस नहीं होगा क्योंकि ये शेयरिंग पर है, तो इनके चार्ज गायब कर दो, कर दिए। दूसरा, इसके रेस्पेक्ट में ये आधा हुआ और इसके रेस्पेक्ट में ये वाला भी आधा हुआ, तो इसको हम आधा काउंट करेंगे क्योंकि हम अभी इस वाली यूनिट को देख रहे हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं? इस वाली यूनिट को देख रहे हैं। ऐसी खूब सारी यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई होगी, तो हम एक यूनिट का फॉर्मूला लगा के मल्टीप्लाई n कर देंगे। एक यूनिट का फॉर्मूला लगा के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे n से। तो हम एक यूनिट का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। जरा देखना, सिलिकॉन 1 है, ठीक है, सिलिकॉन 1 है और कितना ऑक्सीजन है? 1 और 2 तो पूरा दिख रहा है, 1 पूरा 2 पूरा, ठीक है भाई। 1 और 2 तो पूरे पूरे दिख रहे हैं। ये आधा है और ये आधा है,
तो आधा और आधा मिलके भी 1 हो गया, तो कुल मिला के हमारे पास हो गए SiO3। अच्छा, चार्ज की बात करें जरा, चार्ज की बात करें तो सीधा सीधा दिख रहा है, एक तो इस बीच वाले पर माइनस है और एक इस वाले कोने पे माइनस है। तो बताओ कितने माइनस लिख दोगे? 2 माइनस लिख दोगे। ऐसे कितने फॉर्मूले अनंत हो सकते हैं? n इंटू एन कर दिया है ना, इंटू एन कर दिया, तो फॉर इनफाइनाइट चेन क्या हो जाएगा? फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ चेन क्या हो जाएगा बेटा? SiNO3n, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा? -2n। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। अब आपसे अगर कोई सवाल पूछ ले, पहले इसका एक बार देख लेते हैं, रेशियो वगैरह देख लेते हैं। SI और O का रेशियो कितना होगा? SI 1 है, O 3 है, तो 1:3 रेशियो होगा। आप ये देखो, हम चले थे 1:4 से, हम आ गए हैं 1:3.5 पे, फिर हम यहां पर आ गए हैं 1:3 रेशियो पे। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। इससे हम पता लगा लेंगे कि ये चेन सिलिकेट है। अब जरा देखो, ये इनफाइनाइट है बेटा, ध्यान से सुनना, ये इनफाइनाइट है। अगर मैं नंबर दे दूं, फिक्स नंबर दे दूं, ये क्वेश्चन के फॉर्म में समझना, ये फॉर्मूला गलत नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूले को फिक्स्ड नंबर ऑफ चेन के लिए अप्लाई करना गलत है। फॉर्मूला गलत नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूले को फिक्स्ड नंबर ऑफ चेन के लिए अप्लाई करना गलत है। कैसे? जरा समझिए। यहां पर मैंने आपके सामने यहां पे ले लिया कि फॉर्मूला ऑफ, एक तरह से आप इसको क्वेश्चन के फॉर्म में समझ लीजिएगा, क्वेश्चन के फॉर्म में समझ लीजिएगा कि फॉर्मूला ऑफ 4 यूनिट या 3 यूनिट ही देख लेते हैं, 3 यूनिट चेन सिलिकेट। अब जरा देख के बताओ, कि यहां पर तो 3 यूनिट बना रखी है मैंने, तो ऐसा मत समझ जाना कि ये 3 ही यूनिट है। मैंने यहां पर ये लाइंस बनाई हुई है, जरा देखो, इसका मतलब है ये चेन इधर और इधर दोनों तरफ से चेन बढ़ रही है। ठीक है, इधर और इधर दोनों तरफ से चेन बढ़ रही है। तो क्या हम 3 यूनिट वाले फॉर्मूला भी ऐसा अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो सर आपने n की वैल्यू बोली, तो क्या हम n की जगह वैल्यू 3 रख सकते हैं क्या? क्या हम n की जगह वैल्यू 3 रख सकते हैं क्या? आप n की जगह वैल्यू फटाफट से ऐसा लिख दोगे, SiN3O3n, यही लिखोगे आप, O3n, और क्या लिख दोगे? -2n लिख दोगे। और आपको पता है कि यहां पर n की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो आप क्या करोगे? Si3O9, और इसमें क्या कर दोगे आप? -6, ये कर दोगे आप, -6 ही होगा, हाँ जी, -6, ये कर दोगे। आप गलती कर दोगे, अगर आपने ये कर दिया तो आप गलती कर दोगे, ये फॉर्मूला आपका गलत हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला आपका गलत हो जाएगा। सर ऐसा क्यों? जरा सोचो, मैंने यहां पर इनफाइनाइट नंबर नहीं बोला, मैंने क्या बोला कि फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ चेन सिलिकेट कॉर्नर एटम्स शेयरिंग में थोड़ी होंगे। मतलब कि ये वाली जो चेन है अब आगे नहीं बढ़ रही है। ये 3 यूनिट की चेन ले ली आपने, 3 यूनिट की चेन ले ली, यहां पर ये चेन रुक गई, अब ये ऐसा नहीं है, आगे नहीं बढ़ रहा है, ये चेन रुक गई, क्योंकि यहां पर कितना लिख दिया? 3 यूनिट फिक्स कर दिया। बेटा अगर 3 यूनिट फिक्स कर दिया, तो इस वाले यूनिट को देखो, बीच वाली यूनिट को देखोगे और साइड वाली यूनिट्स को देखोगे तो दोनों की कहानी अलग नजर आएगी, एक जैसी नहीं है। साइड वाले में, क्योंकि साइड वाले में अब शेयरिंग नहीं है, तो ऑक्सीजन पूरा काउंट होगा, क्योंकि वहां तो शेयरिंग है, यहां तो शेयरिंग में जा रहा है, तो ऑक्सीजन जो है वो आधा काउंट होगा। वहां तो शेयरिंग में जा रहा है, मैं वापस बना लेता हूं, आपको समझ आ जाएगा। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है वो देखो, ये वाला और ये वाला डिजाइन में डिफरेंस नहीं है, वो है सेम है, डिजाइन से डिफरेंस नहीं आया। ये जा रहा था शेयरिंग में, ये भी जा रहा था शेयरिंग में, ठीक है। अब आप देखना, इसका ऑक्सीजन को हम कितना काउंट करेंगे? आधा, क्योंकि शेयरिंग में है, और इसके ऑक्सीजन को भी हम कितना काउंट करेंगे? आधा, क्योंकि शेयरिंग में है। लेकिन अब 3 यूनिट के बाद अगर चेन रुक गई तो ये ऑक्सीजन पूरा 1 काउंट होगा और ये वाला ऑक्सीजन भी पूरा 1 काउंट होगा, ठीक है। उसके बाद आप ये देखना कि अगर ये शेयरिंग में है तो यहां पर माइनस चार्ज नहीं आएगा।
अगर ये शेयरिंग में है तो यहां माइनस चार्ज नहीं आएगा, और ये वाला ऑक्सीजन भी आगे शेयरिंग में है तो माइनस चार्ज नहीं आएगा। लेकिन 3 यूनिट ही बोला है तो ये वाला यहां रुक जाएगा, ये वाला यहां रुक जाएगा। रुक जाएगा मतलब शेयरिंग में नहीं है, और शेयरिंग में नहीं है मतलब माइनस आएगा, शेयरिंग में नहीं है मतलब माइनस आएगा। तो अब आप खुद सोचो कि अगर आपको अब फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, तो फॉर्मूले में कितना चेंज आएगा वो मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल के लिए आप इतना देखिए, क्या आप इसको डायरेक्ट काउंट कर सकते हो? डायरेक्ट काउंट करके देखना, बताओ इसमें कितना सिलिकॉन है, इसमें Si3 है, दिख रहा है 3 डॉट, सिलिकॉन तो 3 है, ऑब्वियस सी बात है 3 यूनिट है तो सिलिकॉन तो 3 ही होंगे। ऑक्सीजन काउंट करते हैं बेटा, मेरे साथ साथ काउंट करना, बिल्कुल भी ध्यान भटकाओगे गलती कर दोगे। मेरे साथ साथ काउंट कर लेना, पूरे पूरे ऑक्सीजन काउंट करने हैं और पूरे पूरे माइनस काउंट करने हैं। ये ऑक्सीजन पे भी माइनस होगा, ये ऑक्सीजन पे भी माइनस होगा, ये ऑक्सीजन पे भी माइनस होगा, बीच वाले पर भी माइनस होगा, इस पे भी माइनस होगा, इस पर भी माइनस होगा, और दोनों साइड वालों पर भी माइनस होगा। यहां पे माइनस नहीं होगा क्योंकि ये वाले ऑक्सीजन शेयरिंग में है। ये जो ऑक्सीजन बनाए हैं मैंने येलो कलर से नीचे, ये ऑक्सीजन शेयरिंग में है, ध्यान रख लेना। अब जरा सोचो, माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस ऊपर, 3 माइनस सेंटर वालों पे 6 माइनस, और ये कितने माइनस, और कॉर्नर वाले 2 माइनस, यानी कि यहां पर जो -6 आया था उसकी जगह तो तय हो गया कि -8 आएगा। इतना डिफरेंस तो आएगा। क्यों? क्योंकि वो 6 तभी आया था जब यहां दोनों पर चार्ज नहीं था, तो 2 माइनस कम आ रहे थे, इसलिए तो वो है। अब हमको पता है कि यहां पर दोनों जगह पर भी माइनस आ गया, और माइनस आ गया इसका मतलब -6 प्लस क्या कर दूंगा 2, तो -8 हो जाएगा। ये -8 हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन में भी डिफरेंस आएगा। मुझे तो पता है कितना डिफरेंस आएगा। पहले तो ये देख लो, आप जब इसको काउंट O9 लिख रहे थे, जब आप इसको O9 लिख रहे थे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो फिर ये ऑक्सीजन आधा था और ये वाला ऑक्सीजन भी आधा था, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ये शेयरिंग में नहीं जा रहा, तो ये 1 है और ये 1 है। कितने का डिफरेंस आया? 1 का, क्योंकि आधा और आधा मिलके 1 हो रहा था। अब 1 और 1 मिलके 2 हो रहे हैं। तो बताओ ऑक्सीजन की जगह मेरे को कितना लिख देना है? O10 लिख देना है। क्या लिख देना है मेरे को? O10 लिख देना है। अब O10 लिख दिया, ठीक है, O10 लिख दिया। क्यों? अब आप चाहे तो आप काउंट कर सकते हो कि O10 कैसे हुआ। जरा देखना, पहले जो सिंपल है वो कर लेते हैं। बीच वाले 3 लिख दिए, ठीक है, बीच वाले 3 दिख रहे हैं, लिख दिए। ऊपर वाले 3 दिख रहे हैं, लिख दिए। फिर दोनों किनारों वाले 2 लिख दिए, ठीक है। कितने हो गए भाई? 8 हो गए। अब 2 कौन से हैं? ये रहा 1 और ये रहा 1। अब आप बोलोगे सर इसको आप आधा काउंट क्यों नहीं कर रहे हो? अरे बेटा, इस यूनिट के लिए ये आधा है तो इस वाले यूनिट के लिए भी तो आधा ही होगा, इस वाली यूनिट के लिए भी तो आधा ही होगा। तो अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में आधा प्लस कर रहा हूं तो इसके रेस्पेक्ट में आधा भी तो प्लस करूंगा। तो कुल मिला के मैं इसके रेस्पेक्ट में आधा और आधा मिला के 1 ही जोड़ लेता हूं, आधा और आधा मिला के 1 ही जोड़ लेता हूं। अगर मैं यहां पर देख रहा हूं तो आप आगे वाली यूनिट और बनाओगे तो वो आधा तो काउंट होगा उसके साथ वाला। इसके रेस्पेक्ट में ये आधा है तो अगले के रेस्पेक्ट में भी तो आधा ही होगा बेटा। शेयरिंग बोली है तो आधा आधा हो जाएगा। तो इसका मतलब है इनको भी एक एक काउंट करेंगे और ये कितने हो जाएंगे? टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको एक काउंट करना है, आधा प्लस आधा। इस वाली यूनिट के लिए आधा प्लस आधा, ऐसे लिख देता हूं ताकि आप गलती ना करो, आधा प्लस आधा, ठीक है। इस वाली यूनिट के लिए भी आधा, इस वाली यूनिट के लिए भी आधा। तो टोटल कुल मिला के इसको क्या करेंगे? हम 1 काउंट करेंगे। अब देखा क्या फर्क आता है? फर्क आता है 2 तो चार्ज का। कितने का फर्क आता है? 2 चार्ज का फर्क आता है। 2 तो चार्ज का फर्क आता है और 1 ऑक्सीजन का फर्क आएगा। तो आपको क्या करना है बेटा? आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको क्या करना है? आप इस वाले फॉर्मूले को तो अप्लाई कर ही सकते हो, इस वाले फॉर्मूले को तो अप्लाई कर ही सकते हो। बस आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, आपको आपकी गलती पता होनी चाहिए। और वो गलती क्या होती है कि 1 तो ऑक्सीजन की गलती करोगे और 2 माइनस की गलती करोगे, बस यही गलती हमेशा होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया, मान लीजिए आपको 5 यूनिट का दे दिया। क्या दे दिया आपको? 5 यूनिट का दे दिया। आप कुछ मत करो, इस तरह से 5 यूनिट बना के काउंट मत करो, देसी जुगाड़ है। आप 5 का फॉर्मूला लगा लो। आप क्या लगा लो? SI5 लिख दो। उसके बाद आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां पर O15 कर दो, O15 कर दो, प्लस आप यहां पर -10 कर दो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर आपको आपकी गलती पता है कि हमको पता है कि ये SI जो है वो 5 ही रहेगा, SI तो 5 ही रहेगा। उसके बाद 1 ऑक्सीजन का डिफरेंस आया था, तो बेटा अगर फॉर्मूले से 15 आ रहे हैं तो इसको 16 कर देना।
अगर फॉर्मूले से 15 आ रहे हैं तो इसको 16 कर देना। -2 का फर्क आया था, तो अगर फॉर्मूले से -10 आ रहे हैं तो इसको -12 कर देना। मतलब ये -6 था तो यहां पर -8 था, इतना ही फर्क आएगा। तो आपको अगर अपनी गलती पता है तो उस फॉर्मूले को आप इजीली पकड़ पाओगे, और उसकी गलती को सही करते हुए आप किसी भी फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट की चेन जब भी पूछ ले तो वो फॉर्मूला आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर कब किसी भी 5 यूनिट का पूछा तो भी निकाल दिया, देखो क्योंकि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना तो आता है, आप कर दीजिए। दिमाग में रखिए कि फॉर्मूले से 15 आ रहा है मतलब हमारा 16 होगा, क्योंकि 5 यूनिट है, 5 के बाद रुक जाएगा तो टर्मिनल्स वाले शेयरिंग में नहीं जाएंगे, तो 1 का डिफरेंस जैसे यहां पर आया था उन 1 ऑक्सीजन का डिफरेंस 5 वाले में भी आएगा। और चार्ज में -2 का डिफरेंस आना तय है, तो चार्ज में भी -2 का डिफरेंस आएगा। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला जो है आपका सही हो जाएगा, ये वाला। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई हो गई होगी। ठीक है भाई, अब आगे चल सकते हैं, आगे चले, आ जाइए। अब आता है 2D शीट सिलिकेट। क्या आता है अब? 2D शीट सिलिकेट। 2D में कितने ऑक्सीजन शेयरिंग में जाएंगे भैया? 1 यूनिट के 3 ऑक्सीजन शेयरिंग में जाएंगे। चेन जो है वो इस तरह से इंक्रीज हो रही थी, चेन इस तरह से इंक्रीज हो रही थी। 2D का मतलब है ये इधर और इधर दोनों तरफ इंक्रीज होगा, कुछ इस तरह से। मतलब देखिए ये इधर भी इंक्रीज हो रहा है और ये इधर भी इंक्रीज हो रहा है। एक शीट डेवलप होगी, और कब होगी? जब कितने ऑक्सीजन शेयरिंग में जाएंगे? 3 ऑक्सीजन जब शेयरिंग में जाएंगे तो एक शीट डेवलप होगी। उस शीट के बारे में हम जानते हैं। कोई भी एक यूनिट उठा लो, आप चाहो तो डबल उठा लो, आप चाहो तो सिंगल उठा लो। चाहे मान लीजिए मैंने यहां पर एक सिंगल यूनिट उठा ली, एक सिंगल यूनिट उठा ली, ये वाली। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि इस एक यूनिट के कितने ऑक्सीजन शेयरिंग में चले गए। एक ये ऑक्सीजन शेयरिंग में चला गया, एक ये ऑक्सीजन शेयरिंग में चला गया, एक ये ऑक्सीजन शेयरिंग में चला गया। 3 ऑक्सीजन शेयरिंग में चले गए एक यूनिट के, इसी को बोलते हैं 2D शीट सिलिकेट। बीच वाला ऑक्सीजन शेयरिंग में नहीं गया, यहां पर माइनस आएगा। बीच वाला ऑक्सीजन शेयरिंग में नहीं गया, यहां पर माइनस आएगा। तो अगर इस एक यूनिट का फॉर्मूला लिखता हूं, अगर इसका मैं यूनिट का फॉर्मूला लिखता हूं तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? सिलिकॉन कितना है? 1। उस एक को देख लो, सिलिकॉन कितना है? 1। उसके बाद ऑक्सीजन काउंट करते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन काउंट करते हैं। मैंने सर्किल बनाया है, मतलब मैं इस एक यूनिट के रेस्पेक्ट में बात करने वाला हूं। तो इस एक यूनिट के रेस्पेक्ट में ये आधा होगा, आधा उसके रेस्पेक्ट में होगा जिसको मैं अभी काउंट नहीं कर रहा हूं, जिसको मैं पूरी शीट के ऑक्सीजन काउंट थोड़ी कर रहा हूं, मैं एक यूनिट के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। तो फिर ये ऑक्सीजन इसका शेयरिंग में चला गया, तो यूं समझिए इसके पास आधा ही बचा। तो ये आधा 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 कितने हो गए बेटा? 1.5। 1 2 3, 3 आधे, इसका मतलब 1.5, और एक पूरा 1.5 + 1। तो SI जो है वो कितना हो जाएगा? SI और O 2.5 कितना हो जाएगा? और SI O 2.5, और माइनस कितना हो जाएगा बेटा? 1। माइनस कितना हो जाएगा? -1। ये हो जाएगा। अब क्या होता है कि पॉइंट में देखना अच्छा नहीं लगता, जबकि पॉइंट में देखना अच्छा नहीं लगता। पॉइंट में देखना अच्छा नहीं लगता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डबल कर लीजिए यूनिट को। आप यूनिट को क्या कर लीजिए? डबल कर लीजिए। तो ऐसी की ऐसी यूनिट A वाली है, ये 2 मिलके कितनी हो जाएगी? तो जितनी ये है उसमें एक ऐसी और ऐड हो जाएगी। तो बताओ क्या लिख दूं मैं? SI2 लिख दूं, O5 लिख दूं और -2 लिख दूं, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब SI और O का रेशियो 1:2.5 कर लो, चाहे 2:5 कर लो, एक ही बात है। चाहे आपको 2:5 रेशियो दिख जाए या चाहे आपको 1:2.5 रेशियो दिख जाए, जो कि दिखेगा नहीं 2.5 वाला, 2:5 का रेशियो ही आपको देखने को मिलेगा। तो जब कभी भी SI और O का रेशियो 2:5 दिखेगा और आपसे पूछा जाए कि ये कौन से टाइप का सिलिकेट है, नाम बोल देना 2D शीट सिलिकेट। कौन सा नाम बोल दोगे? 2D शीट सिलिकेट है सर ये। तो इस तरह से हम बनाते हैं 2D शीट सिलिकेट। चलिए आगे आ जाइए। 3D सिलिकेट। 3D सिलिकेट का मतलब है सारे के सारे चारों ऑक्सीजन जब उस टेट्राहेड्रल यूनिट के शेयरिंग में चले जाए, चारों के चारों जब उस शेयरिंग में चले जाए, तो बताओ मुझे ये बीच में से किसी एक सिलिकॉन को पकड़ लो, किसी भी एक सिलिकॉन को पकड़ लीजिए। मान लीजिए यहां पर आपने किसी भी एक सिलिकॉन को पकड़ लिया, इसके रेस्पेक्ट में बात कर ली, इसके रेस्पेक्ट में बात कर ली कि ये सिलिकॉन है। अब जरा देखो, ये भी ऑक्सीजन शेयरिंग में है, ये भी ऑक्सीजन शेयरिंग में है, ये भी ऑक्सीजन शेयरिंग में है और ये भी ऑक्सीजन शेयरिंग में, चारों ऑक्सीजन शेयरिंग में है।
चारों ऑक्सीजन शेयरिंग में है, तो ये भी कितना होगा आधा, ये भी कितना होगा आधा, ये भी कितना होगा आधा, और ये भी कितना होगा आधा। इस यूनिट के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं, इस यूनिट के रेस्पेक्ट में। आधे आधे आधे, कितने आधे? 4 आधे। हर एक ऑक्सीजन अगर शेयरिंग में चला गया एक यूनिट का, तो सारे आधे आधे हो जाएंगे। अब 4 आधों को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या मैं आपको 4 आधों को ऐसा लिख सकता हूं? एसआई तो 1 है, एसआई कितना है बेटा? 1 है। यहां पर आधा, हाफ, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, 4 बार हाफ है, मतलब SiO2 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? SiO2। सबसे ज्यादा कॉमन आपको पता होना चाहिए SiO2। ये SiO2 को बोलते हैं बेटा 3D सिलिकेट। SiO2 सबसे इंपॉर्टेंट सिलिकेट है। SiO2, SiO2 का फॉर्मूला होता है SiO2। अब आपको समझ में आ गया कि ये SiO2 जो है वो ऐसा क्यों नहीं था। आपको समझ में आ गया होगा SiO2 ऐसा नहीं, SiO2 ऐसा होता है। अब कई बार हमको ये समझ में आ जाता है, क्योंकि हम इसको CO2 के जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे तो इसका sp हाइब्रिडाइज लिख लेते हैं। गलत, sp हाइब्रिडाइज नहीं है। ये कितने सिग्मा बना रहा है सिलिकॉन? कितने सिग्मा बना रहा है? 1 2 3 4। कितने सिग्मा बना रहा है? 4 सिग्मा बना रहा है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड सिलिकॉन। तो मतलब SiO2 में सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। sp3 होगा। क्या होगा? sp3 होगा। हर एक सिलिकेट में सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, चाहे वो ऑर्थो हो, चाहे पायरो हो, चाहे 4 सिग्मा हर जगह बना रहा है। 4 सिग्मा हर एक सिलिकेट में सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होगा? sp3 होगा। बस ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इसमें देखिए, इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा गौर से देखिए। क्या आपको ये 8 मेंबर रिंग नजर आ रही है? एक ऐसा, क्योंकि इस तरह से यूनिट जब जुड़ेगी तो कुछ रिंग बन जाएगी, और रिंग कितने मेंबर की होगी? 8 मेंबर की। कैसे निकाला? ये 4 सिलिकॉन और ये 4 ऑक्सीजन, कितने मेंबर की रिंग हो गई? 8 मेंबर की रिंग हो गई। तो अब यहां क्या लिखूंगा? 8 मेंबर रिंग्स आर प्रेजेंट, 8 मेंबर रिंग्स आर प्रेजेंट, ठीक है, इन विच हर एक सिलिकॉन कितने ऑक्सीजन से सराउंडेड है? 4 से। आप देखोगे हर एक सिलिकॉन, क्योंकि ये एक्सटेंड हो रहा है ना बेटा, तो आप चाहो जितना बना लो। हर एक सिलिकॉन कितने ऑक्सीजन से सराउंडेड है? 4। और हर एक ऑक्सीजन के दोनों तरफ सिलिकॉन है। किसी भी ऑक्सीजन को उठा के देख लेना, उसके दोनों तरफ सिलिकॉन है। इसके उठा के देखोगे दोनों तरफ सिलिकॉन है, इसको उठा के देखोगे आगे सिलिकॉन आएगा। ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन। तो कुल मिला के यहां पर लिख सकते हो इन विच each silicon is surrounded by 4 oxygen and each oxygen is surrounded by 2 silicon atoms। ठीक है भाई, आपको 3D सिलिकेट के बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, तो 3D सिलिकेट एनसीईआरटी में थोड़ा ज्यादा दिया हुआ है। तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड तो मैंने सारा बता दिया कि 4 जब शेयर हो जाएंगे तो उसको 3D सिलिकेट बोलेंगे। 8 मेंबर की रिंग्स होती है। उसके बाद यहां पर हर एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से जो है आपका सराउंडेड होता है, और हर एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन एटम से सराउंडेड होता है। बस ये आपको ध्यान में रखने वाली सी बात है। अब आ जाते हैं आगे, जो इसके बारे में और भी पता करना है, क्योंकि मैंने कहा था 3D सिलिकेट के यूसेज थोड़े से ज्यादा दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, तो चांसेस है कि 3D सिलिकेट से ही सवाल पूछा जाएगा। तो 3D सिलिकेट को आपको ध्यान में रखना है कि 2 तरह की स्ट्रक्चर होती है, एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन। एमोर्फस का मतलब होता है स्ट्रक्चर में रैंडमनेस हो, अलग अलग यूनिट्स अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर्स रखती हो, उसको बोलते हैं एमोर्फस। और क्रिस्टलाइन का मतलब होता है एक यूनिट को पढ़ लिया, सारी यूनिट एक जैसी है, उसको बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल एमोर्फस पे आते हैं और देखते हैं एमोर्फस में सिलिका जेल। सिलिका जेल का काम होता है बेटा ड्राइंग एजेंट। कैसा एजेंट होता है ये? ड्राइंग एजेंट। ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। मैं जानता हूं आप सब लोगों ने एक छोटी सी पुड़िया जरूर देखी होगी जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके आते हैं या आप कोई जूते खरीद के लाते हैं, तो बहुत अच्छी ब्रांड्स के जब चीजें खरीद के लाते हैं तो वो एक छोटा सा पैकेट डाल के देते हैं।
छोटा सा पैकेट डाल के देते हैं जिनके अंदर छोटी छोटी बॉल्स होती है। वो पैकेट क्या होता है बेटा, वो होता है सिलिका जेल का पैकेट होता है, जो कि प्रिजर्व करता है किसको, वो जो हमारा प्रोडक्ट है जो हम खरीद के लाए हैं उसको मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने से रोकता है, जिससे कि वो खराब ना हो और जिससे कि उसमें फंगस या कोई भी बैक्टीरियल इंफेक्शन ना हो। इस वजह से वो सिलिका जेल की एक छोटी सी पैकेट आपने देखा होगा, उसका छोटा सा पैकेट डाला होता है, वो ड्राइंग एजेंट होता है। उसके बाद है काइजल गुर। काइजल गुर बेसिकली कुछ नहीं है, अमोर्फस SiO2 का ही एक टाइप है जो कि वाटर फिल्ट्रेशन में काम होता है। वाटर फिल्ट्रेशन के अंदर इसको यूज किया जाता है, वाटर फिल्ट्रेशन के अंदर, है ना। यहां पे ज्यादा तो इसके बारे में मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं इतना लिख सकता हूं, यूज्ड इन वाटर फिल्ट्रेशन। वाटर फिल्ट्रेशन में यूज होता है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये वही चीज है जब आरओ वाला हमारे घर पर आता है, और आरओ जो हमारे किचन में आरओ लगा होता है ना, वाटर फिल्ट्रेशन वाला जो आरओ लगा होता है, उससे पहले एक प्री फिल्टर लगाता है, वो प्री फिल्टर, उससे पहले एक कैबिन में एक फिल्टर और लगा होता है छोटा सा बाहर, अलग से उस यूनिट के उस कैबिन से बाहर एक फिल्टर लगा होता है। उस फिल्टर में वो कुछ बोल्स डालता है, गोल गोल सी बोल्स होती है ना, गोल गोल ट्रांसपेरेंट सी बोल होती है, वो डालता है और वो ये बोलता है कि ये आपके फिल्टर की लाइफ बढ़ाएंगे। आई थिंक वो जो बोल्स होती है वो काइजल गुर होती है, मैंने कहीं पे एक बार पढ़ा था कि वो काइजल गुर की SiO2 की बोल्स होती है जो वो उस फिल्टर में डालता है। ठीक है भाई, तो वाटर फिल्ट्रेशन में आई होप ये इस तरह से काम करता होगा। उसके बाद आता है क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन जो है SiO2, उसमें क्वार्ट्ज मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट और ट्राइडिमाइट, क्रिस्टोबेलाइट और ट्राइडिमाइट, क्रिस्टोबेलाइट और ट्राइडिमाइट बेसिकली क्वार्ट्ज ही है, लेकिन इंटरचेंजेबल फॉर्म्स है। क्वार्ट्ज की इंटरचेंजेबल फॉर्म्स है, यानी आप क्रिस्टोबेलाइट से ट्राइडिमाइट भी बना सकते हो, ट्राइडिमाइट से क्रिस्टोबेलाइट भी बना सकते हो। तो यहां लिखा हुआ है इंटरचेंजेबल फॉर्म्स ऑफ क्वार्ट्ज, और कुछ भी नहीं है, मॉडिफाइड क्वार्ट्ज कह सकते हो एक तरह से। क्वार्ट्ज आपने हर एक घड़ी पे देखा होगा, घड़ी के डायल पे लिखा होता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो है बेटा वो बेसिकली एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। क्वार्ट्ज क्या करता है, एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, इसलिए इसको एक्यूरेट वॉचेस के फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। यूज्ड इन एक्यूरेट वॉचेस फॉर्मेशन या प्रिपरेशन लिख दो, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा अच्छा है। ठीक है, एक्यूरेट वॉचेस के मैन्युफैक्चरिंग। एक्यूरेट वॉचेस का मतलब यह है कि क्वार्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी प्रॉपर जनरेट करता है। तो अगर क्वार्ट्ज नकली होगा तो आपकी घड़ी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी और बाकी घड़ियों से पीछे रह जाएगी, क्योंकि समय तो सबका एक साथ चलेगा। अगर आप सेट कर दोगे तो एक जैसा चलना चाहिए, तो वो एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी पे घूमते रहते हैं कांटे। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी एक्यूरेट नहीं हुई तो फिर वो पीछे रह जाएगा, आगे हो जाएगा, पीछे रह जाएगा, लैग कर जाएगा या स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो क्वार्ट्ज बनता है एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी की वॉचेस बनाने के लिए यूज होता है। उसके अलावा इसका एक इंटरेस्टिंग यूज है एंड दैट इज पाइजो। पाइजो का मतलब होता है पाइजो, पेजो, पेजो बोलते हैं इसको, पेजो इलेक्ट्रिक। इसका मतलब होता है प्रेशर। पेजो का मतलब क्या होता है, प्रेशर। इसके पास एक अलग यूनिक क्वालिटी होती है। मान लीजिए ये क्वार्ट्ज हैं, ठीक है, मान लीजिए ये क्वार्ट्ज हैं, तो जो मैं बोल रहा हूं वो इसको प्रेशर सिग्नल के तौर पर एक्सेप्ट कर रहा है। क्वार्ट्ज की क्या एक खास बात होती है कि जो कुछ भी आप बोल रहे हो वो इसको एज ए प्रेशर सिग्नल की तरह ले रहा है। मैकेनिकल सिग्नल जिसको बोल सकते हैं हम, प्रेशर मैकेनिकल सिग्नल की कैटेगरी में आता है। तो पेजो इलेक्ट्रिक का मतलब ये प्रेशर सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर सकता है। ये क्या कर सकता है, प्रेशर सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर सकता है। और अगर उन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को मैं किसी और डिवाइस के थ्रू स्टोर कर लूं तो मैं वापस अपनी बोली हुई आवाज को सुन सकता हूं। आप मेरी बात समझिएगा, जो मैं बोल रहा हूं वो ये प्रेशर सिग्नल मानकर उसको सेंस कर रहा है और उसको कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें, इलेक्ट्रिक सिग्नल में। तो क्वार्ट्ज का क्या मतलब होता है, पेजो इलेक्ट्रिक। उसका क्या यूज है, पेजो इलेक्ट्रिक, यानी वो प्रेशर सिग्नल को किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को स्टोर कर पाए और वापस किसी डिवाइस के जरिए उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सुन लें, ठीक है, उसको कन्वर्ट करके सुन लें, तो हमने क्या बोला था हम वापस सुन सकते हैं। दैट मींस हमने हमारी आवाज रिकॉर्ड कर ली।
इसका मतलब है हमने हमारी आवाज रिकॉर्ड कर दी। पुराने जमाने के जो टैप रिकॉर्डर्स होते थे पुराने जमाने में, आज नहीं, आज ऐसा कुछ नहीं होता, आज डिजिटल जमाना है। ऐसा नहीं कि मोबाइल में आप वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो तो वहां कोई क्वाड्स है, ऐसा नहीं है, वो अलग टेक्नोलॉजी है। पुराने जमाने में क्या होते थे, रिकॉर्डर्स होते थे, टैप रिकॉर्डर्स होते थे। वो टैप रिकॉर्डर्स इसी कॉन्सेप्ट पर काम करते थे, उनमें क्वाड्स रहता था और वो क्वाड्स क्या करता था, आपकी आवाज को सेंस करता था, उसको एज ए प्रेशर सिग्नल एक्सेप्ट करता था और उसको कन्वर्ट करता था किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और बाद में उसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम वापस सुन सकते थे। तो हम वो सुन लेते बेसिकली जो हमने बोला था, मतलब हमने हमारी आवाज जो है वो रिकॉर्ड कर ली होती थी। तो प्रेशर सिग्नल को किसमें कन्वर्ट करता है, को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करता है ये। तो ये यू से, वैसे तो पेजो इलेक्ट्रिक वर्ड ही आएगा ऑप्शन में, कभी भी इतना डिटेल में नहीं बोलेगा। चलिए, एक जियोलाइट जो होता है बेटा, जियोलाइट हमने हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा था। जियोलाइट, परम्यूटेट मेथड याद है, वाटर सॉफ्टनिंग में हार्ड वाटर्स को हमने जब रिमूवल किया, हार्डनेस रिमूवल करी, तो हमने वहां पर एक चीज पढ़ी और वो चीज क्या थी, जियोलाइट था। जियोलाइट में मैंने लिखा था कि ये मॉडिफाइड 3D सिलिकेट होता है। मैंने, याद है आपको कि ये रिवीजन हो रहा है एक तरह से, इसलिए मैंने यहां पर स्लाइड जो है पहले से लिख ली। अब देखिए कि मॉडिफाइड 3D सिलिकेट जो होता है, ठीक है, उसको क्योंकि नेचुरली एग्जिस्टिंग सब्सटेंस होते हैं, ये क्या होते हैं, सिलिकेट्स क्या होते हैं, नेचर से मिलते हैं, तो हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बस हल्का पुल्का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो जियोलाइट भी उनमें से एक है कि हम नेचर से जिस सिलिकेट को लेकर आए, 3D सिलिकेट को लेकर आए, उस 3D सिलिकेट में हमने थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर दिया। मॉडिफिकेशन के नाम पर हमारे पास एक ही चीज है, क्या करेंगे, कुछ सिलिकॉन एटम्स, फ्यू लिख देते हैं, फ्यू सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम। ठीक है, अब आप खुद बताओ कि ऐसा ही क्या होता है बेटा, +4 होता है, और अगर आप उसको रिप्लेस कर रहे हो एल्यूमिनियम से जो कि तो +3 ही खाता है, तो गड़बड़ आएगी और एक चार्ज जो है एक्स्ट्रा निकल के आएगा। क्योंकि अब +4 वाले को हटा के +3 लगा रहे हो, तो भैया चार्ज तो सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि +4 वाले को हटा के आप बदले में +4 वाला ही फिट करते तो हिसाब बराबर हो जाता। लेकिन आपने +4 वाले को हटाया और बदले में +3 लगाया, तो चार्ज का हिसाब जो है वो गड़बड़ा जाएगा। उस चार्ज के हिसाब को बराबर करने के लिए हमने कौन से आयंस ले लेते हैं, सोडियम आयंस ले लेते हैं। एंड चार्ज इज सेटिस्फाइड विथ Na+, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो सेटिस्फाइड। मतलब अगर एक सिलिकॉन हटाओगे, सिंपल सी बात है, एक सिलिकॉन हटाओगे तो बदले में आपको एक एल्यूमिनियम 3+ और एक Na+ देना पड़ेगा, क्योंकि 3+ और 1+ 4+ हो जाएगा, तब जाके ये एक सिलिकॉन को सेटिस्फाई कर पाएंगे। मतलब जब जब भी एक सिलिकॉन हटेगा, जब जब भी एक सिलिकॉन हटेगा, एक वहां पर एल्यूमिनियम और एक सोडियम साथ में फ्री लगेगा, तो चार्ज जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है इस तरह से, सोडियम से। चार्ज किससे सेटिस्फाई हो जाएगा, सोडियम से। आप समझ गए होंगे इस बात को। खैर, इसके यूसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज जो है उसमें यूज होता है ये। और दूसरा यूज इसका निकल के आता है, दूसरा यूज इसका निकल के आता है बेटा कि ये कैटलिस्ट तो होता ही है, साथ में ये वाटर सॉफ्टनर की तरह भी यूज करता है, पानी को भी सॉफ्ट करता है। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं कि पानी को सॉफ्टनेस में क्यों यूज होता है, क्योंकि इसके पास क्या है, Na+ आयन से, क्या है इसके पास, Na+। तो Na+ आयन हार्ड वाटर में जाएंगे, बदले में कैल्शियम मैग्नीशियम खा जाएंगे, इसलिए, क्योंकि यहां पे लिख रहा हूं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Na+ आयंस। क्योंकि तो पानी में क्या करना है आपको, Na+ छोड़ना है और बदले में वहां से कैल्शियम मैग्नीशियम उठा के लाना है। ये कहानी है पूरा 3D सिलिकेट का, पूरा यहां पर आपके कहानी समझ में आ गया। अब हमारे पास बच रहा है बेटा सिर्फ और सिर्फ, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बच रहा है क्या, सिलिकॉन्स, है ना, और उसके बाद ग्रुप 13th और 14th की रिएक्शंस। सिलिकॉन्स बच रहे हैं और ग्रुप 13th 14th की रिएक्शन बच रही है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में पी ब्लॉक कवर हो जाएगा, होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में पी ब्लॉक पूरा फिनिश हो जाएगा। और पी ब्लॉक खत्म होने के साथ ही 11th क्लास में जितनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपकी फिजिकल केमिस्ट्री फिर से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब मैं जो पार्ट पढ़ाता हूं वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा कल के लेक्चर के बाद, नेक्स्ट लेक्चर के बाद। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच।